जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू डूइंग वेल। दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम लोग आईओटी की सिक्योरिटी की बेसिक्स पे ही बात करेंगे। मैं जल्दी से आपको लेक्चर नंबर 3 गो थ्रू करवा दूं। इफ़ यू रिकॉल राइट, मैंने आपको लास्ट टाइम हम जो हमारी डिस्कशन थी उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी देखी थी और फिर हम लोगों ने डिफरेंट इंक्रिप्शन टेक्निक्स देखी थी और देन हमने फिर ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर का कॉन्सेप्ट लिया था। अब मैं इसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता, बट अगर आप याद करें तो हमने सिमेट्रिक की और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट देखा था। सिमेट्रिक की जिसमें की सेम होती है फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन, ठीक है। सेंडर और रिसीवर एक ही की का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और अगर की आपके पास डिफरेंट यूज हो रही हो फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन के लिए हमारे पास जो की इस्तेमाल हो रही है वो डिफरेंट होती है फ्रॉम द की दैट इज़ यूज्ड फॉर डिक्रिप्शन प्रोसेस, जिसको हमने फिर पब्लिक और प्राइवेट कीज भी कहा था। उसके बाद मैंने आपको दो मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक मेथड होता है ट्रांसपोजिशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन, जिसमें हम लोग सिर्फ लेटर की या जो भी हमने हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उनकी लेटर्स की हम सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये मेथड वीक है, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसके अंदर हम लोग अपना जो एक लेटर हमारे पास होता है उसको हम किसी और लेटर से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये एज कम्पेयर टू ट्रांसपोजिशन मेथड ज़्यादा सिक्योर मेथड होता है, ठीक है। और देन फिर हमने कॉन्सेप्ट लिया था ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर का। ब्लॉक साइफर्स में हमारे पास जो प्लेन टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम लोग इंक्रिप्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, जिसको आप खुद डिसाइड करते हैं कि वो ब्लॉक्स क्या होंगे। और स्ट्रीम साइफर में हमारे पास ब्लॉक्स नहीं होते हैं, हमारे पास इंक्रिप्शन ऑन द गो होती है। जैसे ही आपके पास एक लेटर रिसीव होता है हम साथ ही उसको इंक्रिप्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर का रिव्यू था। आज का लेक्चर जो है ये हमारे कोर्स का एक फंडामेंटल पार्ट कंप्लीट करेगा, जिसमें मैंने आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आईओटी की सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी या नेटवर्क की सिक्योरिटी, ये तीनों की बेसिक्स सेम ही है। तो आज हम इस बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, ये हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन की हद तक देखना है। उसके बाद टाइप्स ऑफ अटैक में एक्टिव और पैसिव अटैक्स होते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर के एंड में भी आपको बताया था, लेकिन मैं इस लेक्चर में इसको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। और इस लेक्चर का एक छोटा सा पार्ट रह जाएगा जो कि मैं आज कवर नहीं कर रहा, दैट इज़ फॉर द रीज़न के जब आप एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पढ़ लेंगे तब आपके लिए वो पार्ट समझना ज़रा आसान होगा, इसलिए मैं उसको आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगा। तो आज हमारा लेक्चर का जो असल में मेन फोकस है वो जो प्ले फेयर साइफर है, ठीक है। और अगेन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एचईसी की आउटलाइन इस तरह की है कि मुझे आई एम वेरी मच अवेयर कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बेसिक्स पहले पढ़ के आ चुके हैं, और अगेन मे बी आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का कॉन्सेप्ट होगा। बट अगेन अगर आप एचईसी की आउटलाइन खोल के देख लें, मैंने काफ़ी बार आपको आउटलाइन भी दिखाई है, तो उसमें ये बेसिक्स कवर करना मेरी मजबूरी है। तो सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन के अंदर सिर्फ प्ले फेयर साइफर ही मैं क्यों करवा रहा हूँ, सिर्फ ये एक एल्गोरिथम, और भी साइफर्स होते हैं सिमेट्रिक की के, लेकिन ये एक एल्गोरिथम मैं सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने इस एल्गोरिथम को करवाने के बाद मैंने आपको क्रिप्ट एनालिसिस के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स क्लियर करने, जिसके लिए आपको कोई भी एक एल्गोरिथम का आना जरूरी है, क्योंकि ये एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, इसलिए मैंने इसको ही चूज़ किया है, ठीक है। हमारा आज के लेक्चर के जो कंटेंट्स हैं उसमें एक तो हम क्रिप्ट एनालिसिस के बारे में देखेंगे, जो कि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम इसको लास्ट टाइम आई थिंक लेक्चर नंबर 2 में हम इसको डिफाइन भी कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ अटैक आपके लिए टर्म्स नहीं होंगी, लेकिन न्यू टर्म्स होंगी, लेकिन आप इसको पहले डिफरेंट फॉर्म में देख चुके हैं जो आज हम देखेंगे। और आज हम फिर एक इंक्रिप्शन एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं प्ले फेयर साइफर या प्ले फेयर इंक्रिप्शन मेथड, आप जो मर्जी इसको क्या है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिप्ट एनालिसिस। ये दो वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। पहला वर्ड है इसमें क्रिप्ट, दूसरा वर्ड है एनालिसिस। तो असल में क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी का एनालिसिस। जो भी क्रिप्टोग्राफी टेक्निक आप अप्लाई करते हैं, किस लिए, आप अपनी प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को, पी फॉर प्लेन टेक्स्ट, जब आप अपनी प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को बनाते हैं, सी फॉर साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन, तो इसके लिए आप कुछ प्रोसेस अप्लाई करते हैं जो आज हम प्ले फेयर की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसको रिवर्स करने के लिए, ठीक है, सपोज करें कि आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो एक हैकर के पास चलेगी, तो हैकर क्या करेगा, या थर्ड पार्टी व्हाटसोएवर, वो एनालाइज करेगा, वो देखने की कोशिश करेगा कि इसके ऊपर कौन सा एल्गोरिदम लगा हुआ है। इसको जो वो एनालिसिस कर रहा होगा किसका, आपकी क्रिप्टोग्राफी जो आपने अप्लाई किया है इसके ऊपर मेथड, क्रिप्टोग्राफिक मेथड, उसका जो वो एनालिसिस करेगा, इस एनालिसिस को हम लोग क्या देते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस, मतलब क्रिप्टोग्राफिक मेथड जो आपने यूज किया है उसका एनालिसिस, ताकि हम उसको रिवर्स कर सकें और हम
ये हम अभी थोड़ी देर में देखते हैं। और इस समय क्रिप्ट एनालिसिस क्रिप्टोग्राफी का एक रिवर्स प्रोसेस है। क्रिप्टोग्राफी में हम इंफॉर्मेशन सिक्योर करते हैं और क्रिप्ट एनालिसिस में हम सिक्योर इंफॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हैं और हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्रिप्ट एनालिसिस बोलते हैं। मेरा ख्याल है ये बात आपको समझ आ गई, हमने लेक्चर नंबर 2 में गालिबन कवरी भी की थी। सो क्रिप्ट एनालिसिस क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको वैसे तो सादा अल्फाज में बता दी, लेकिन मैं इसकी डेफिनेशन भी यहाँ आपको एक फॉर्मल डेफिनेशन बता रहा हूँ कि क्रिप्ट एनालिसिस में हमारा टारगेट होता है, हमारा तो नहीं मतलब जो भी थर्ड पार्टी है, कि वो सिक्योरिटी ब्रीच करे। ब्रीच का मतलब है कि सिक्योरिटी को वायलेट करे और क्या करे, जो इंक्रिप्टेड मैसेजेस हैं उसके सिक्योर कंटेंट को एक्सेस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन आपने सिक्योर की है वो थर्ड पार्टी उसके ऊपर क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करके उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगी, या सारी निकाल लेगी या कुछ हिस्सा निकाल लेगी, दोनों केसेस हो सकते हैं, वो हम टाइप्स में पढ़ेंगे। अच्छा, इवन अगर आपके पास क्रिप्टोग्राफिक की नहीं है, मतलब अगर आपके पास इंक्रिप्शन की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सिमेट्रिक की लें तो सेम की होती है, या एसिमेट्रिक की लें तो पब्लिक और प्राइवेट। अब सपोज करें आपके पास कोई भी की नहीं है, सिर्फ आपके पास साइफर टेक्स्ट है, इसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट ऑन दी अटैक। डोंट वरी, हम इन टर्म्स को पढ़ेंगे। तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास की भी नहीं है, आप महज इंफॉर्मेशन को पढ़ के भी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। ये आसान काम नहीं होता, दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, लेकिन आप ये कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट अ क्रिप्ट एनालिसिस मींस, कि यू आर ट्राइंग टू ब्रीच द सिक्योरिटी ऑफ जो सिक्योर इंफॉर्मेशन, even if you are unaware of cryptographic key, even if you are unaware of encipherment key, you can still decrypt the secure information। ठीक है, इसको हम लोग क्रिप्ट एनालिसिस बोलते हैं। सो आप सपोज करें कि आपके पास कोई इंक्रिप्टेड डाटा है जिसको हम लोग साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, और आपके पास आपने क्रिप्ट एनालिसिस्ट कौन होता है जो क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करता है, उसको बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस्ट। The person or the entity who is going to perform the crypt analysis is known as crypt analyst। तो crypt analyst क्या करता है, वो आपके साइफर टेक्स्ट इंफॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करता है। ठीक है, इवन उसके पास की भी नहीं है तब भी वो ये काम कर सकता है। ठीक है, ये हम देखेंगे कि ये कैसे होगा। तो ये आप याद करें कि ये आपके पास एक पूरा एक प्रोसेस था। तो मैंने आपको बताया था कि आपने यहाँ से एक इंफॉर्मेशन है हाई, उसको आपने कोई इंक्रिप्शन स्कीम लगा के किसी और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया और आपने उसको रिसीवर एंड पे भेज दिया, आपकी इंफॉर्मेशन हैकर के पास चली गई। लेकिन जब तक उसके पास की नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसके पास की नहीं भी है तो वो क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म कर सकता है। तो ये चीज़ हम मजीद क्लियर करेंगे, हम आपने इसके बारे में परेशान नहीं होना कि ये होता कैसे है। इसलिए आज हम एक एल्गोरिदम पढ़ेंगे और वो एल्गोरिदम पढ़ने के बाद हम इस चीज़ को ज़रा मजीद इन डेप्थ देखेंगे और उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ये तो हमारा पहला कंटेंट था जो मैंने आपको ब्रीफली बता दिया। दूसरा कंटेंट जो हमारा टॉपिक है लेक्चर का, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ अटैक। ठीक है, तो टाइप ऑफ अटैक क्या चीज़ होती है, टाइप्स ऑफ अटैक। ठीक है, तो क्रिप्ट एनालिसिस क्या चीज होती है, क्रिप्ट एनालिसिस्ट जो एंटिटी क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म कर रही है वो क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करेगी यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अटैक्स। अब ये दो बातें अलग अलग हैं। क्रिप्ट एनालिसिस वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन रिट्रीव की जाती है, और क्रिप्ट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए आप क्या करते हैं, आप अटैक्स करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, अटैक्स करते हैं। सो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है ये सिक्योर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्या है, दिस इंफॉर्मेशन इज सिक्योर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसके ऊपर क्या परफॉर्म होगा, क्रिप्ट एनालिसिस। सीए का मतलब है क्रिप्ट एनालिसिस, और क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, हम इसके ऊपर मुख्तलिफ अटैक्स करेंगे। सो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ अटैक। क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास बेसिक टाइप के दो ही अटैक्स होते हैं, एक होता है एक्टिव अटैक, एक होता है पैसिव अटैक। अच्छा, ये एक्टिव और पैसिव टर्म्स आपको शुरू में जरा कंफ्यूज करेंगी, लेकिन जब मैं इनको बताऊंगा तो आपको रिकॉल होगा कि ये चीजें आप पहले भी देख चुके हैं। एक्टिव एंड पैसिव अटैक। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ अटैक, एक्टिव एंड पैसिव अटैक। और ये अटैक्स किस लिए किए जाते हैं, क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए। क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए ये जो एंटिटी है, थर्ड एंटिटी या ये जो थर्ड पार्टी है, इट विल परफॉर्म क्रिप्ट एनालिसिस ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन रिट्रीव हो, और जिसके लिए वो क्या करेगा, वो अटैक्स करेगा। अटैक्स की दो टाइप्स हैं, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्टिव अटैक क्या होता है। एक्टिव अटैक बड़ी सिंपल चीज है, ऐसा अटैक, ये बात गौर से सुनिएगा, ऐसा अटैक जिसमें थर्ड पार्टी या हैकर या थर्ड एंटिटी आपकी इंफॉर्मेशन की दोनों चीजें वायलेट करे या दो चीजें टेम्पर करे। क्या क्या, कॉन्फिडेंशियलिटी टेम्पर करे
और उसके साथ साथ इंटेग्रिटी भी टेम्पर करे, तो हम कहते हैं कि अटैक कौन सा था? एक्टिव अटैक था। ठीक है, मैं आपको ये वाली जो बात लिखी हुई है ये मैं आपको सिंपली एक एनिमेशन की फॉर्म में दिखा देता हूँ। सपोज करें कि ये आप डायग्राम पहले भी देख चुके हैं। ये डिवाइस 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, डिवाइस 1 और 2 आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे। शायद कैमरे की वजह से आपको डिवाइस 1 नज़र नहीं आ रही, लेकिन होपफुली आप ये बात समझ जाएंगे। डिवाइस 2 और 1 आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी आई और थर्ड पार्टी ने क्या किया? सबसे पहले तो थर्ड पार्टी क्या करेगी? वो डिवाइस 1 और 2 का कनेक्शन ही खत्म कर देगी। अब आपको याद आएगी ये बात हमने पढ़ी थी इंटेग्रिटी में। इसका मतलब है कि डिवाइस 1 जो है, अब उसको मैसेजेस डिवाइस 2 से रिसीव नहीं होंगे, बल्कि किससे रिसीव होंगे? थर्ड पार्टी से। ये असल में प्रॉब्लम है इंटेग्रिटी में। तो अब होगा क्या? सबसे पहले तो हमारे पास थर्ड पार्टी डिवाइस 1 और 2 का कनेक्शन खत्म करेगी। ठीक है, फिर वो क्या करेगी? वो रिसीव करेगी मैसेज डिवाइस 2 से और उसको चेंज करके भेज देगी डिवाइस 1 के पास। ठीक है, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं एक्टिव अटैक। क्यों? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर जो हैकर है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। अच्छा, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, यहां पे दो चीजें वायलेट हो रही हैं। क्या? एक तो आपकी इंफॉर्मेशन जा रही है थर्ड पार्टी के पास, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो लूज हो गई। और दूसरी चीज क्या लूज हो रही है कि वो मैसेज रिसीव करके ना सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट कर रहा है, वो आपके मैसेज रिसीव करके उसको चेंज भी कर रहा है। तो जब कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ, मेरे साथ रिवाइज करें, जब कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ क्या चीज लूज हो जाए? इंटेग्रिटी भी लूज हो जाए, तो हम कहते हैं कि आपके पास कौन सा अटैक हो गया? एक्टिव अटैक। क्यों? क्योंकि जो हैकर है या थर्ड पार्टी है, जो थर्ड एंटिटी या अनऑथराइज एंटिटी है, उसने आपका मैसेज सबसे पहले तो इंटरसेप्ट किया, कॉन्फिडेंशियलिटी गई, और ना सिर्फ उसने इंटरसेप्ट किया, उसने उसको चेंज भी कर दिया। मतलब अब आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, अब कम्युनिकेशन 3 लोगों के बीच में हो रही है। तो इसलिए हम कहेंगे कि क्योंकि हमारे पास जो थर्ड पार्टी है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है प्रोसेस में, वो एक्टिवली इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग कहेंगे जो कौन सा अटैक है, ये हमारे पास है एक्टिव अटैक। तो मैं इस प्रोसेस को दोबारा से आपको दिखा देता हूं कि हमारे पास दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन थी, नॉर्मल कम्युनिकेशन थी। थर्ड पार्टी आई, उसने दोनों डिवाइसेस के बीच में कनेक्शन खत्म किया, डायरेक्ट कनेक्शन। उसने पहले डिवाइस से मैसेज लिया और उसको चेंज करके दूसरे डिवाइस के पास भेज दिया, जिसमें हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी भी लूज हुई और इंटेग्रिटी भी लूज हुई। क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी भी लूज हो गई और इंटेग्रिटी भी लूज हो गई, इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह अटैक कौन सा है? ये है एक्टिव अटैक। ठीक है, क्योंकि इसमें हैकर जो है वो एक्टिवली इन्वॉल्व है। आई होप कि आपको मेरी ये वाली बात बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ आ गई होगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास दूसरा अटैक आता है पैसिव अटैक। पैसिव अटैक में अगेन हमारे पास ये बात, चले मैं पहले डिफाइन, अच्छा चलें मैं पहले आपको एक्टिव अटैक का दूसरा पैरा जो मैंने नहीं बताया था मैं बता दूं कि एक्टिव अटैक में जो थर्ड पार्टी होती है वो ना सिर्फ इंफॉर्मेशन को इंटरसेप्ट करती है, कॉन्फिडेंशियलिटी तो गई, इंटरसेप्ट करने के साथ साथ वो इंफॉर्मेशन को चेंज भी करती है और चेंज करके उसको रिसेंड करती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ साथ क्या चली जाती है? इंटेग्रिटी भी। इसको बोलते हैं एक्टिव अटैक। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई है। दूसरा अटैक हमारे पास कौन सा होता है? पैसिव अटैक। अच्छा, पैसिव अटैक में भी हैकर इन्वॉल्व होता है। मैं आपको ये सिर्फ डायग्राम से समझा देता हूं क्योंकि ये कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है। सपोज करें ये दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रही थी, ठीक है, और इसने यहां से मैसेज सेंड किया हाय, और यहां पे भी इसको रिसीव हुआ हाय। ठीक है, यहां पे थर्ड पार्टी आई। अब जो थर्ड पार्टी आएगी वो क्या करेगी? वो सिर्फ इस मैसेज को सुनेगी, सिर्फ इस मैसेज को सुनेगी, इसको चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब है कि थर्ड पार्टी सिर्फ खामोशी से साइलेंटली आपका मैसेज रिसीव कर रही है, उसको चेंज करके थर्ड पार्टी के पास नहीं भेज रही, या थर्ड पार्टी को नहीं कहना चाहिए, या रिसीवर एंड पे नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि ना सेंडर को पता है ना रिसीवर को पता है। तो सेंडर यहां से मैसेज भेज रहा है एक साइड से, यहां से सेंडर मैसेज भेज रहा है, रिसीवर रिसीव कर रहा है, और उन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है वो थर्ड पार्टी के पास भी जा रही है साइलेंटली। इसको हम लोग बोलते हैं पैसिव अटैक। पैसिव क्यों? क्योंकि अब हैकर सिर्फ इंफॉर्मेशन सुन रहा है, वो उसको चेंज नहीं कर रहा। तो हम कहते हैं कि हैकर एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है बल्कि पैसिवली इन्वॉल्व है। जैसे एक्टिव और पैसिव वॉइस होते हैं, आप याद करें, इसको हम लोग इवर्स ड्रॉपिंग भी बोलते हैं, इवर्स ड्रॉपिंग भी बोलते हैं कि साइलेंटली इंफॉर्मेशन सुनी जा रही है। जो पैसिव अटैक होता है ये ज्यादा डेंजरस होता है। ये डेंजरस क्यों है? आप दो लोग, इसके एग्जांपल आप ले लें, आप दो लोग एक फोन पे बात कर रहे हैं, कॉल पे बात कर रहे हैं, और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि आपकी जो कॉल है वो कोई थर्ड एंटिटी सुन रही है, तो ये ज्यादा डेंजरस अटैक है। ठीक है, अच्छा, एक्टिव अटैक भी डेंजरस है क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज होकर जाती है, लेकिन एक्टिव अटैक में प्रॉब्लम ये होता है,
अगर मैं यहाँ पे जाऊं, एक्टिव अटैक में प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि हैकर इंफॉर्मेशन चेंज करके भेज रहा होता है, इसलिए हैकर का पकड़े जाना ज्यादा आसान होता है, या थर्ड एंटिटी को डिटेक्ट करना बिकम्स मोर इजी। तो इसलिए एक्टिव अटैक ज्यादातर थर्ड पार्टीज अवॉइड करती हैं, ठीक है, करती हैं, लेकिन एक्टिव अटैक में क्योंकि हम हमारे पास एल्गोरिदम बहुत ज़्यादा सिक्योर हैं, सिक्योरिटी के पैरामीटर या साइबर सिक्योरिटी बहुत बेहतर हो गई है, इसलिए जो हमारे पास अटैकर्स होते हैं वो एक्टिव अटैक से ज़रा अवॉइड करते हैं। उनकी कोशिश होती है कि अटैक एक्टिव ना हो ताकि उनकी आइडेंटिटी लूज ना हो। लेकिन बहरहाल दोनों अटैक्स हो सकते हैं, एक्टिव भी और पैसिव भी। ये मैंने पैसिव अटैक की बात बता दी कि पैसिव अटैक में सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होती है, इंटेग्रिटी लूज नहीं होती। लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी लूज होना भी कोई छोटी बात नहीं है। आप दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन को तीसरा बंदा सुन रहा है तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। सो अगेन दोनों टाइप्स ऑफ अटैक जो हैं ये हमारे पास ठीक नहीं होते। तो यहां पे हमारे पास बात खत्म हुई, हमारा टॉपिक नंबर 2 खत्म हुआ, या हमारा दूसरा कंटेंट हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारे पास अटैक की टाइप्स एक्टिव और पैसिव। अब हम देखते हैं कि क्रिप्ट एनालिसिस की कितनी टाइप्स होती हैं। ये हम आज पढ़ेंगे नहीं, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। ये हम इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपको आज ज्यादा समझ नहीं आएगी, लेकिन जब आप एक एल्गोरिदम पढ़ लेंगे तो हम आपको टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस ज्यादा इजीली समझ आएंगी। तो हम क्रिप्ट एनालिसिस सिर्फ टाइप्स को देखेंगे, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सो हम लोग देखते हैं। तो अभी हमने क्रिप्ट एनालिसिस देख लिया, रिवर्स इंजीनियरिंग जिसमें हम लोग इंक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, इवन की हो या ना हो। की हो तो फिर तो हैकर के लिए बहुत अच्छी बात है, ना हो तब भी वो एक प्रोसेस कर सकता है। क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए क्रिप्ट एनालिसिस्ट जो क्रिप्ट एनालिसिस कर रहा होता है वो अटैक्स करेगा, जो दो टाइप के होंगे, एक्टिव और पैसिव। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस कि ये क्रिप्ट एनालिसिस किन तरीकों से परफॉर्म हो सकते हैं। अटैक्स की टाइप तो आपने देख ली, लेकिन एक अटैकर या एक थर्ड पार्टी या हैकर क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए क्या क्या तरीकाकार यूज कर सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्ट एनालिसिस। सो लेट्स सी कि क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है। अब हम देखते हैं कि क्रिप्ट एनालिसिस की क्या टाइप्स होती हैं। क्रिप्ट एनालिसिस असल में ये जब मैं आपको टाइप्स बताऊंगा तो फिर आपको मेरी बात ज्यादा क्लियर होगी। क्रिप्ट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए असल में क्रिप्ट एनालिसिस की टाइप्स का मतलब ये है, जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस। इस बात का मतलब ये है कि जब आपके पास थर्ड पार्टी आपकी इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करेगी, सपोज करें कि ये सेंडर साइड है जिसने यहाँ से प्लेन टेक्स्ट भेजा, और ये रिसीवर साइड है जहाँ पे आपको रिसीव हुआ साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड पार्टी अवेलेबल है। अब इस थर्ड पार्टी ने आपका मैसेज इंटरसेप्ट किया। पहली बात तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सा मैसेज इंटरसेप्ट करेगा, वो इंक्रिप्टेड मैसेज इंटरसेप्ट कर रहा है या ओरिजिनल मैसेज इंटरसेप्ट कर रहा है। अच्छा, फिर वो फर्दर उसमें क्या होता है, क्या वो उसको सारा इंक्रिप्टेड मैसेज मिल गया है, नंबर 1, या उसको सारा ही ओरिजिनल मैसेज मिल गया है। तो इसको हम डिवाइड करते हैं। अगर तो हैकर को सिर्फ रिसीव हुआ है इंक्रिप्टेड टेक्स्ट, तो हम कहते हैं कि ही हैज ओनली रिसीव द एंटिटी हैज ओनली रिसीव द साइफर टेक्स्ट। उसके पास सिर्फ साइफर टेक्स्ट है, ठीक है। आपने एक मैसेज इंक्रिप्ट करके भेजा, रास्ते में किसी थर्ड पार्टी ने उसको इंटरसेप्ट कर लिया, उसके पास चला गया। इसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन की है, सिर्फ इंक्रिप्टेड मैसेज। इसको और वो उसी इंक्रिप्टेड मैसेज को पढ़ के उसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा। उसके पास की है या नहीं है ये हम बाद में देखेंगे। इसको हम लोग कहते हैं साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, जिसमें हैकर के पास सिर्फ इंक्रिप्टेड मैसेज है। अब डोंट वरी, परेशान नहीं होना, ये हमने चीज अगले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करनी है। हमारा लेक्चर का पहला जो 20 से 25 मिनट है, हमने इन चारों चीजों को, हम एक एल्गोरिदम जो आज हम पढ़ रहे हैं उसी के ऊपर ये सारे अटैक्स अप्लाई करके देखेंगे। अच्छा, फिर जरूरी नहीं है कि उसके पास सारा साइफर टेक्स्ट चला जाए। सपोज करें कि आपने 100 लाइंस का साइफर टेक्स्ट भेजा, या तो 100 का 100 लाइंस का साइफर टेक्स्ट चला गया तो उसके पास सारा ही चला गया। सपोज करें उसके पास 100 लाइंस में से सिर्फ थोड़ा सा 50 लाइंस का टेक्स्ट चला गया, तो हम कहते हैं चूजन साइफर टेक्स्ट। इसका मतलब है कि उसके पास सारा साइफर टेक्स्ट नहीं है, कुछ साइफर टेक्स्ट है, तो वो उस थोड़े से पोर्शन को पढ़ के कुछ क्रिप्ट एनालिसिस परफॉर्म करेगा। अच्छा, फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आप सपोज करें कि उसके पास जो है वो साइफर टेक्स्ट नहीं गया, उसके पास ओरिजिनल मैसेज चला गया किसी तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट आपके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। सो हैकर के पास साइफर टेक्स्ट नहीं गया, अब उसके पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज इंक्रिप्ट होना था वो उसके पास है। अब वो उसको पढ़ के किसी तरीके से उस जो है आपके पास, अच्छा, प्लेन टेक्स्ट इंफॉर्मेशन जाने का नुकसान ये होता है कि हैकर के पास क्योंकि प्लेन टेक्स्ट ही चला गया तो उसको की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो क्या करेगा, वो प्लेन टेक्स्ट को डिफरेंट एल्गोरिदम से गुजारेगा, और हर दफा वो देखेगा कि जब आपने प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करके भेजा तो हैकर के पास से पहले से प्लेन टेक्स्ट था। वो क्या करेगा, वो प्लेन टेक्स्ट के ऊपर मुख्तलिफ एल्गोरिदम लगा के चेक करेगा कि उनका पॉसिबल इंक्रिप्टेड मैसेज क्या आ सकता है। तो डोंट वरी, हम ये चीज डिस्कस करेंगे, सो जस्ट होल्ड ऑन।
और अगर हैकर के पास पूरा प्लेन टेक्स्ट नहीं है तो हो सकता है उसके पास उसका कुछ हिस्सा चला गया हो, जिसको हम लोग कहते हैं चूज एंड प्लेन टेक्स्ट अटैक। ठीक है, सो हमारे पास चार टाइप्स हैं, या तो पूरा साइफर टेक्स्ट चला गया तो साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, या साइफर टेक्स्ट का कुछ हिस्सा चला गया तो चूज एंड साइफर टेक्स्ट अटैक, या सारा प्लेन टेक्स्ट चला गया तो नॉन प्लेन टेक्स्ट जो है अटैक, या प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक। याद रखिएगा इसका मतलब एक ही है, प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक या नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, या साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक या नॉन साइफर टेक्स्ट अटैक, मतलब दोनों का एक ही है। या उसको पूरा प्लेन टेक्स्ट नहीं पता होगा, उसका कुछ हिस्सा उसको पता होगा। ये बात मैं यहां पे डिस्कस कर सकता था क्योंकि ये मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको प्रॉपर एल्गोरिदम की मदद से समझाऊंगा। आज हम जो एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं उसका पढ़ने का मकसद भी यही है कि सिर्फ हमने एल्गोरिदम नहीं पढ़ लेना, हम उस एल्गोरिदम के ऊपर अटैक में आपको प्रॉपर उसके ऊपर अटैक करके भी दिखाऊंगा कि अटैक करके और इनमें से कौन सा अटैक कैसे होगा। कोई एक मैं चूज कर लूंगा या दो चूज कर लूंगा, मैं आपको अटैक करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह अटैक करके, ताकि आपको अटैक करने का प्रोसेस भी समझ आए। ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी क्योंकि हमारा कोर्स आगे जाके थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा, वहां पे ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी। यहां पे हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। सो हमारा यहाँ पे जो कंटेंट्स थे ये दो कंटेंट्स, क्योंकि ये तीन इस तरह हो जाते हैं कि हमने टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस भी देख ली, यहाँ पे हम ये इसको स्टॉप करते हैं। और आज हम लोग एक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं प्ले फेयर साइफर। जो लोग पहले ये कोर्स ले चुके हैं, जो लोग BScs बैचलर्स में थे, शायद MCS में भी, उन्होंने तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये एल्गोरिदम जरूर पढ़ा होगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उन्होंने ये ना पढ़ा हो, ये कोर्स जरूर लिया होगा। लेकिन अगेन इस एल्गोरिदम को पढ़ाने का मकसद यहाँ पे दो है कि एक तो HEC की आउटलाइन के पर्पज को फुलफिल करना, और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एक पर्पज है वो ये है कि जो हमने टाइप्स ऑफ क्रिप्ट एनालिसिस पढ़ी थी, साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक, चूजन साइफर टेक्स्ट अटैक, प्लेन टेक्स्ट अटैक या चूजन प्लेन टेक्स्ट अटैक, मैंने वो अटैक समझाने हैं ताकि आपको प्रॉपर तरीके से पता चले कि जब हम लोग IoT के एनवायरनमेंट में होते हैं, यहाँ सेंसर्स भी आप याद करें लेक्चर नंबर 1, और हमने उस तरफ जाना है। हम इंशाल्लाह जब ये बेसिक्स पढ़ लेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पढ़ लेंगे, फिर हम लोग IoT के ऊपर भी जाएंगे क्योंकि हमारा तो कोर्स का टाइटल ही यही है। तो वहां पे फिर मैं बताऊंगा कि कौन सा डाटा, सेंसर का डाटा भी है, हार्डवेयर का डाटा भी है, कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है। IoT में पहली चीज है ही इंटरनेट, तो कहाँ पे क्या चीज कैसे अप्लाई होगी, उसके लिए ये नॉलेज पढ़ना जरूरी है। तो अगर आपको बेसिक लग रहा है तो आप इसको फिर भी एक दफा रिवाइज करें। ये लेक्चर का पार्ट थोड़ा सा ये पार्ट नंबर 1 था, ये थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे इस पार्ट नंबर 1 को एंड कर रहा हूँ। अब आप पार्ट नंबर 2 पे जाएं, जहां पे हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो होगा प्ले फेयर साइफर। सो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर कि प्ले फेयर साइफर क्या चीज होती है। सो लेट्स मीट इन पार्ट नंबर 2। ओके जी, अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्ले फेयर साइफर। और प्ले फेयर साइफर करने से पढ़ने से पहले मैं जल्दी से आपको कुछ बेसिक्स याद करवा दूं। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन मेथड्स आप याद करें कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी ऐसी क्रिप्टोग्राफी होती है जिसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की इस्तेमाल होती है, अगर आपको ये चीज़ याद हो। ठीक है, तो ये मैं एक डायग्राम आपके सामने खोलूं जो आप पहले भी देख चुके हैं। सो इफ यू रिकॉल राइट कि हमारे पास जो की इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होती है 1 2 3, जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ, यही की डिक्रिप्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। और हम जो प्ले फेयर साइफर पढ़े हैं ये सिमेट्रिक की एल्गोरिदम है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एल्गोरिदम में जो की हम इस्तेमाल करेंगे इंक्रिप्शन के लिए और जो डिक्रिप्शन के लिए, दोनों के लिए जो हम की इस्तेमाल करेंगे उसके लिए जो है की जो है वो सेम होगी। ठीक है, अच्छा, फिर आपको ये भी याद करवा दूं, वैसे तो चीज़ मैंने डिस्कस की थी, ट्रांसपोजिशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब ट्रांसपोजिशन मेथड जिसमें हम लोग प्लेन टेक्स्ट की सिर्फ पोजीशन चेंज करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग जो प्लेन टेक्स्ट के अंदर लेटर्स होते हैं उनको किसी और लेटर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, मतलब ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ही रिप्लेस हो जाती है। और फिर ब्लॉक और स्ट्रीम साइफर, ब्लॉक साइफर में इंफॉर्मेशन चंक्स में होती है, एक साथ सारी इंक्रिप्ट नहीं होती बल्कि ब्लॉक्स में होती है। और स्ट्रीम साइफर के अंदर इंफॉर्मेशन ऑन द गो इंक्रिप्ट होती है। ये सारी बातें बताने का मकसद क्या था, प्ले फेयर साइफर ये हमारा टॉपिक है। सो प्ले फेयर साइफर क्या चीज़ है? प्ले फेयर साइफर में आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है। प्ले फेयर इसका नाम है, प्ले फेयर। और इस एल्गोरिदम की एक अच्छी बात यह भी है कि ये एल्गोरिदम वर्ल्ड वॉर में भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए उतने ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस नहीं थे, हमारे पास कंप्यूटर इतने फास्ट नहीं होते थे, तो छोटी मोटी इंक्रिप्शन के लिए प्ले फेयर साइफर इस्तेमाल हो जाया करता था। ठीक है, सो प्ले फेयर साइफर में पहली चीज़ क्या है कि रिमेंबर कि ये एक सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन मेथड है। सो मेरे साथ साथ आपने रिवाइज करना है, प्ले फेयर साइफर इज अ सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। मतलब इस एल्गोरिदम में प्ले फेयर साइफर बोलें या प्ले फेयर एल्गोरिदम बोलें
या प्ले फेयर इंक्रिप्शन मेथड बोलें, जो मर्जी बोलें, या प्ले फेयर इनसाइफरमेंट मेथड बोलें, सबका मतलब एक ही है। साइफर का मतलब इंक्रिप्शन ही होता है। सो प्ले फेयर साइफर के अंदर जो जो ये जो प्ले फेयर साइफर एल्गोरिदम है, नंबर 1, ये जो इंक्रिप्शन मेथड है या एल्गोरिदम है, जो मर्जी कह लें, इंक्रिप्शन मेथड या एल्गोरिदम भी एक ही चीज़ है। ये टर्म्स मैं आगे पीछे बोलता रहूँगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सिमेट्री की है, मतलब इसके अंदर मैसेज को इंक्रिप्ट करने के लिए भी वही की इस्तेमाल होगी जो डिक्रिप्ट करने के लिए इस्तेमाल होगी, या वाइस वर्सा। ठीक है। उसके बाद ये एल्गोरिदम जो है ये बेस करता है सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन पे। मतलब इस एल्गोरिदम में हम लोग लेटर की पोजीशन चेंज नहीं करेंगे, हम उन लेटर्स को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, उन लेटर्स की जगह कोई और इंफॉर्मेशन या कोई और लेटर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये इस साइफर की दूसरी बात है। नंबर 1, इट इज अ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन मेथड। ठीक है, मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा। नंबर 2, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन, जिसमें हम लोग जो ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है उसको किसी और इंफॉर्मेशन से रिप्लेस करेंगे। और आखिरी चीज, ये एक ब्लॉक साइफर है, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन एक साथ इंक्रिप्ट नहीं होगी बल्कि ब्लॉक्स बना के इंक्रिप्ट होगी। सो ये 3 बातें आपने प्ले फेयर साइफर के बारे में याद रखनी है। और इस देखें, आप में से बहुत सारे लोगों ने प्ले फेयर साइफर पहले भी पढ़ा होगा, या ये आपको इसके बारे में पहले भी नॉलेज होगा, लेकिन ये बातें इसलिए बताई जा रही ताकि आपको, जब हम लोग आईओटी की प्योर सिक्योरिटी पर चले जाएंगे और हम लोग फिर सिर्फ एल्गोरिदम्स की बात किया करेंगे, तो वहां पे ये चीज़ें फिर बार बार नहीं बताई जा सकेंगी। इसलिए ये चीज़ आपने, इस एल्गोरिदम को पढ़ाने का मकसद भी यही है कि ये चीज़ें आपको क्लियर की जा सकें। ठीक है, तो एल्गोरिदम इटसेल्फ तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको समझाना ज्यादा जरूरी। तो इस एल्गोरिदम को पढ़ाने का मकसद भी यही है कि आपको टर्म्स ज्यादा क्लियरली समझ आए। सो दिस इज अ सिमेट्रिक की एल्गोरिदम, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की इस्तेमाल होगी। दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंक्रिप्शन, हम लोग ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को किसी और इंफॉर्मेशन से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और दिस इज अ ब्लॉक साइफर, मतलब इसमें इंफॉर्मेशन चंक्स की फॉर्म में या टुकड़ों की फॉर्म में इंक्रिप्ट होगी। फाइन। तो इस एल्गोरिदम को हम वर्ड्स में नहीं बता सकते, इसलिए हम लोग स्ट्रेट अवे इसकी एग्जांपल पे जाएंगे। आपने इस लेक्चर के इस वाले पार्ट को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि प्ले फेयर साइफर का जो एल्गोरिदम है वो बजाय इसके कि मैं आपको वर्ड्स में या टेबुलर फॉर्म में बताऊं, मैं उसको जब एग्जांपल से बताऊंगा तो वो प्ले फेयर साइफर आपको ज़्यादा आसानी से समझ आएगा। ठीक है जी। सो प्ले फेयर साइफर में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू बड़ी ईजिली समझ लेंगे कि प्ले फेयर साइफर काम कैसे करता है। तो ये एक एल्गोरिदम है, एक इंक्रिप्शन मेथड है, और ये सिमेट्री की है, ये सब्स्टिट्यूशन जो है मेथड के ऊपर बेस करता है, और ये ब्लॉक साइफर है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल समझने के लिए मैंने इसके स्टेप्स बना दिए हैं, तो जब आप स्लाइड्स पढ़ेंगे आपने इन स्टेप्स को साथ साथ रिवाइज करते जाना है ताकि ये आपको इजीली समझ आए। और एक और मैं बात आपको बताता चलूँ कि ये जो स्लाइड्स हैं ये मैं अटैच कर रहा हूँ पावर पॉइंट की ही फॉर्म में, ताकि जब आप ये लेक्चर सुने तो आप स्लाइड्स भी साथ साथ पढ़ते जाएं। तो अब मैं पीडीएफ फाइल में तो अपलोड करूंगा, साथ में पावर पॉइंट में भी अपलोड करूंगा, ताकि आपको भी एनिमेशन की फॉर्म में ये स्लाइड्स नजर आए। ठीक है, क्योंकि पीडीएफ फाइल में शायद आप लोगों को प्रॉब्लम होता है। स्टेप नंबर 1 क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीजें तो मैं आपको बाद में बताता हूं। सबसे पहले तो आपने प्ले फेयर साइफर में पहली चीज क्या करनी होती है, आपने 5x5 या 5x5 के बॉक्सेस का एक ग्रिड बनाना होता है। तो जरा ऐसे देखिएगा, 5 बॉक्सेस इस साइड पे हैं, कॉलम वाली साइड पे, ठीक है, या इस तरह, और 5 कॉलम्स, मतलब या तो वर्टिकल है या 5 हमारे पास जो है अपना बॉक्सेस वो वर्टिकल है, 5 बॉक्सेस हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। तो असल में इसमें टोटल कितने बॉक्सेस होंगे? इसमें टोटल बॉक्सेस होंगे 25, क्योंकि 5x5 का मतलब क्या है? 25। तो प्ले फेयर साइफर में पहली चीज तो ये होती है कि आपने 5x5 का ग्रिड बनाना होता है। राइट, दिस इज योर स्टेप नंबर 1 कि आपने क्या करना है, आपने 5x5 का या 5x5 का एक ग्रिड बनाना है। ठीक है, तो इसमें कितने बॉक्सेस होंगे? 25। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम ऐसे करते क्यों हैं? क्योंकि इंग्लिश के अंदर हमारे पास जो लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, वो कितने होते हैं? वो 0 से लेके 25 तक या 1 से लेके 20, टोटल हमारे पास जो करेक्टर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर वो होते हैं 26। अगर हम लोग ए को 0 मान लें, बी को 1 मान लें, सी को 3 मान लें, अगर हम इसी सीक्वेंस में चलें तो जेड 25 के बराबर होगा। तो ये टोटल कितने करेक्टर्स होंगे? ये टोटल होंगे 26। इसलिए यहां पे हम बॉक्सेस भी 25 बनाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब बॉक्सेस तो 25 हैं लेकिन लेटर्स कितने हैं? लेटर्स तो 26 हैं। यह मसला अभी हम हल करेंगे। सो ये बात मैं यहीं पे बताता चलूं, आपकी कंफ्यूज ना हो जाए कि बॉक्सेस कितने हैं हमारे पास। बॉक्सेस तो हमारे पास 25 हैं, लेकिन इंग्लिश में लेटर्स कितने? वो तो 26 हैं। इसका मतलब है कि एक लेटर के लिए तो यहां जगह नहीं है। वो मसला हम हल करेंगे। ठीक है, तो ये तो स्टेप 1 मैंने आपको बता दिया, बड़ा सादा सा स्टेप है। स्टेप 1 प्ले फेयर साइफर में क्या होता है? सिमेट्री की एल्गोरिदम है,
मैं दोबारा से बता दूं, ब्लॉक साइफर है और सब्स्टिट्यूशन मेथड है। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 5x5 का 5x5 का एक बॉक्सेस का ग्रिड बना देना है। ये टोटल कितने बॉक्सेस होंगे, टोटल 25 बॉक्सेस होंगे। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर जो लेटर्स की तादाद है वो 26 या 26 है। तो अभी हम देखते हैं कि एक लेटर के साथ जो रह गया है +1, जो एक लेटर रह गया वो कहाँ जाएगा, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। ये स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 को समझाने के लिए मुझे एक इंक्रिप्शन की पहले सपोज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब सपोज करें, अच्छा ये एल्गोरिदम मैं जान के डायरेक्ट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इसके एंड पे पहुंचेंगे तभी आपको बात क्लियरली समझ आएगी, इसलिए मैं वर्ड्स में बताने से बेहतर है कि मैं एग्जांपल के थ्रू डेमोंस्ट्रेट कर रहा हूं। सपोज करें कि आपने इंक्रिप्शन की 4 वर्ड्स की चूज की या 4 लेटर्स की, वर्ड्स तो नहीं, लेटर ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है, वर्ड्स तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होता है। सो इंक्रिप्शन की हमने 4 लेटर की चूज की। पहला लेटर है एन, दूसरा लेटर है सी, तीसरा लेटर है बी और चौथा लेटर है ए। एन सी बी ए। अच्छा, प्ले फेयर साइफर में अपर केस और लोअर केस का प्रॉब्लम नहीं होता। आप चाहे छोटा एन कंसीडर करें आप बड़ा, तो छोटा एन हो मतलब लोअर केस हो या कैपिटल एन हो, ये चीज प्ले फेयर साइफर में मैटर नहीं करती। नंबर 1, प्ले फेयर साइफर में आपने एक और चीज याद रखनी है, इसमें ए से लेके जेड तक कैपिटल हो या स्मॉल हो, इनके अलावा कोई और लेटर नहीं होता। जैसे कि @ जिनको हम स्पेशल करेक्टर बोलते हैं, ये वाले करेक्टर्स नहीं होते। ये इस प्ले फेयर साइफर का एक ड्रॉबैक भी है। ये बात याद रखें कि प्ले फेयर साइफर में सिर्फ लेटर्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, और कुछ नहीं होता। क्वेश्चन मार्क या बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश या @ नहीं होता। ओके, सो सपोज करें कि हमने एक की चूज की। हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 में हमने बॉक्सेस बना लिए 25। अब हमने स्टेप नंबर 2 में की चूज की है एन सी बी ए, 4 लेटर्स की कीज है एन सी बी ए। फाइन। अब हम स्टेप नंबर, ये तो स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 1 में बॉक्सेस बन गए, स्टेप नंबर 2 में की चूज हो गई, ठीक है। अभी आप ये छोड़ दें कि की यही क्यों चूज हुई, जब एल्गोरिदम समझ आ जाएगा फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। पहले आप सिर्फ एल्गोरिदम समझें कि एल्गोरिदम काम कैसे करेगा, देन हम सारी पॉसिबिलिटीज भी डिस्कस करते जाएंगे। स्टेप नंबर 3 में अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में ये जो आपने एक ग्रिड बनाया था, अब आपने इसको फिल करना शुरू करना है। ये जो 25 बॉक्सेस हैं अब हमने इनको फिल करना है। आपके पास की क्या है, एन सी बी ए। इस ग्रिड को 5x5 या इस बॉक्स को, इन बॉक्सेस को या इस टेबल को हम लोग फिल कैसे करते हैं, हम इसको फिल करना शुरू करते हैं सबसे पहले अपनी की से। हम इसको फिल करना शुरू करते हैं, मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, इस की से। सो हम लोग पढ़े हैं इस साइफर का स्टेप नंबर 3, और स्टेप नंबर 3 में हमने क्या करना है, अपनी इंक्रिप्शन की को यूज करते हुए इस टेबल को फिल करना शुरू करना है। अब ये टेबल फिल कैसे होगा, ये यहां से शुरू होगा। ये आपका बॉक्स नंबर 1 है, ठीक है। तो आपके पास 4 कीज हैं, आपके पास 4 लेटर की है, 1 2 3 4 NCBA। तो सबसे पहले आपके पास ये 4 बॉक्सेस फिल होंगे, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट, माई लेफ्ट टू माई राइट, ठीक है। सो पहले बॉक्स में हमारे पास क्या आएगा, N, दूसरे बॉक्स में हमारे पास आएगा C, तीसरे बॉक्स में हमारे पास आएगा B, N हमारे पास फोर्थ बॉक्स में आएगा A, NCBA। ये की हमारे पास कंप्लीट हो गया। 25 बॉक्सेस में से ये 4 बॉक्सेस फिल हो गए। पीछे हमारे पास कितने रह गए, 21 बॉक्सेस अभी हमने फिल करने हैं। ये जो रह गए हैं, ये वाले बॉक्सेस जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये कितने हमारे पास, ये हैं 21, और जो 4 बॉक्सेस हमने फिल कर दिए इस की से। ये था आपका सिंपल सा स्टेप नंबर 3। सो आप काइंडली इस वीडियो को यहाँ पे जरा पॉज करें और जरा स्टेप्स को रिवाइज करें। इन स्टेप्स को दोबारा से पीछे जाके देखें कि हमने स्टेप्स कैसे किए। तो आप पॉज करें, मैं यहाँ 1 सेकंड का पॉज देता हूं और आप पॉज करके जरा इसको रिवाइज करें। ओके, अगर आपने रिवाइज कर लिया है तो दैट इज वेरी गुड। सो स्टेप नंबर 1, हमने एक 5x5 का एक जो है बॉक्सेस का ग्रिड बनाया। टोटल 25 बॉक्सेस हमने बनाए। हमने अपनी मर्जी की एक की चूज की। ये की मैंने अपनी मर्जी की चूज की है, जिसमें 4 लेटर्स हैं। आप 5 लेटर्स की भी कर सकते थे, आप 6 लेटर्स की भी कर सकते थे, आप पे डिपेंड करता है। आप की रिपीट भी कर सकते थे। हम देखेंगे जब लेटर रिपीट होता तो फिर क्या होगा, वो मैं बात आपको लेक्चर के एंड में बताऊंगा। स्टेप नंबर 3 में हमने एक ये जो बॉक्स बनाया था 25 बॉक्सेस, इसमें हमने पहले 4 बॉक्सेस को फिल कर दिया अपनी 4 लेटर्स से। अगर 5 होते तो 5 हो जाते हैं, 6 होते तो 6 हो जाते हैं, सो ऑन सो फॉर। रिमेनिंग हमारे पास जो 21 बॉक्सेस रह गए, अब हम देखते हैं कि हमने उनको कैसे फिल करना है। तो स्टेप नंबर 4 इज कि जो रिमेनिंग 21 बॉक्सेस रह गए हैं, 25 में से 4 की तो की हो गई, जो रिमेनिंग 24 बॉक्सेस रह गए, अब उनके साथ हमने क्या करना है। ओके, ये बॉक्स हम लोग पहले की से फिल कर चुके हैं 4, ठीक है।
ये जो रिमेनिंग बॉक्सेस रह गए हैं, अब हमने इस स्टेप में, स्टेप 4 में यही देखना है कि इन बॉक्सेस के साथ अब हमने क्या करना है, व्हाट अबाउट दीज बॉक्सेस। ठीक है, ये बड़ा आसान सा स्टेप है। तो आप सपोज करें कि ये ए बी सी डी मैंने लिखी हुई है ऑर्डर के अंदर, ए बी सी डी ई एफ जी टिल जेड, जैसे आप ऑर्डर में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको काउंट करूं, अगर मैं इसको 1 से काउंट करूं, तो ये टोटल 26 कैरेक्टर्स हैं। 1 से शुरू होगा, 26 पे खत्म हो जाएगा। अगर ए का मतलब 1 है, बी का मतलब 2 है, सी का मतलब 3 है, तो जेड का मतलब 26 होगा। ओके, अच्छा, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ लेटर्स को मैंने रेड किया हुआ है, एन रेड हुआ है, सी रेड हुआ है, बी रेड हुआ है, और ए। ये वो लेटर्स मैंने रेड किए हैं जो मेरी की थे। ठीक है, तो ये मैंने अब जान के किया है। ये मैंने क्यों जान के किया, क्योंकि ये लेटर जो बाकी बॉक्सेस रह गए हैं, उन बॉक्सेस में अब ये 4 लेटर दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि ये की का हिस्सा है। तो हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 के अंदर हम सारे ए बी सी डी के लेटर्स लिख लेते हैं और हम उन लेटर्स को रिमूव कर देते हैं जो हमारी की के अंदर थे। तो अब जरा देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा, इन लेटर्स की तरफ गौर करें जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इनमें से मैं उन लेटर्स को रिमूव कर रहा हूं जो मेरी की का हिस्सा थे। कौन कौन की का हिस्सा थे, एक तो जी एन हिस्सा था। ठीक है जी, एन मैंने यहां से रिमूव कर दिया। फिर सी हिस्सा था, ये मैंने सी भी यहां से रिमूव कर दिया। ठीक है, फिर मेरे पास बी हिस्सा था मेरी की का, तो मैंने बी भी रिमूव कर दिया। फाइनली मेरे पास ए हिस्सा था की का, मैंने ए को भी यहां से रिमूव कर दिया। ये लेटर्स मेरे पास रिमूव हो गए। बाकी जो मेरे पास बचे हैं बोले ये लेटर्स हैं। तो स्टेप नंबर 4 बड़ा आसान है। जो बाकी बॉक्सेस रह गए हैं, ये वाले बाकी बॉक्सेस जो रह गए हैं, इन बॉक्सेस को आपने उन लेटर्स से फिल कर देना जो यहां पे बच गए हैं। दैट्स इट। मेरे ख्याल आपको मेरी बात समझ आ गई। तो आपने उसी ऑर्डर में फिल करना है जिस ऑर्डर में वो आ रहे होते हैं। जैसे कि अब बाकी बॉक्सेस कैसे फिल होंगे, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा जी, मेरे टिक को फॉलो करें। मैं यहां से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले तो मेरे पास फॉलो होगा ये वाला बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर मेरे पास क्या आएगा, इस बॉक्स मेरे पास आएगा डी, क्योंकि ए बी सी तो चला गया। अब कहानी कहां से स्टार्ट होगी, अब हमारे पास कहानी स्टार्ट होगी डी से। सो द फर्स्ट लेटर दैट इज गोइंग टू फिल आवर बॉक्स इज लेटर डी। लेटर डी हमारा इस बॉक्स को फिल करेगा। ठीक है, सो सबसे पहले डी जो है वो इस बॉक्स में आ गया। अब ये इसी ऑर्डर में चलते जाएंगे। ई इस वाले बॉक्स में आ गया, फिर एफ इस वाले बॉक्स में आ गया, जी नेक्स्ट बॉक्स में आ गया, एच नेक्स्ट वाले बॉक्स में आ गया। अब ये जो अगले 2 लेटर आ रहे हैं ना, आई एंड जे, इनकी प्ले फेयर साइफर में एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। अब आप जरा उस बात की तरफ आए। मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास कितने बॉक्सेस अवेलेबल हैं, वी हैव ओनली 25 बॉक्सेस अवेलेबल, जबकि इंग्लिश के लेटर्स कितने हैं, 26। तो इसका मतलब है कि एक लेटर के साथ हम क्या करेंगे, वो एक लेटर यहां पे कंपनसेट होता है। तो ये जो अगला बॉक्स आ रहा है, इसके अंदर अब आपकी मर्जी होती है कि आप इस बॉक्स में या आई लिख दें या जे लिख दें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसमें टोटल फ्रीडम है कि आप चाहें तो आई लिख दें, आप चाहें तो जे लिख दें। लेकिन नॉर्मली लोग इसमें आई लिखते हैं। नॉर्मली ज्यादातर जो एल्गोरिदम में एक स्टैंडर्ड बना हुआ है, आपकी मर्जी है, लेकिन जो स्टैंडर्ड बना हुआ है हम सिर्फ आई लिख देते हैं। अगर आप आई लिखेंगे तो फिर जे नहीं लिखा जाएगा, जे लिखेंगे तो फिर आई नहीं लिखा जाएगा। बस ये एक स्टेप आपने इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखना है। तो सपोज करें कि मैंने अगला वाला बॉक्स जो एच से आगे आ रहा था उसको मैंने फिल कर दिया, किससे, उसको मैंने फिल कर दिया आई से। तो ये मेरा अगला बॉक्स है, ये किससे फिल हो गया, ये आई से फिल हो गया। अब अगली बारी किसकी आ रही है, जे की, क्योंकि अब मैंने यहां पे या आई लिखना था या मैंने यहां पे जे लिखना था। क्योंकि मैंने यहां पे किसको चूज कर लिया, आई को, तो अब जे इस पूरे 25 बॉक्सेस में कहीं आएगा ही नहीं। बस आपने ये बात यहां पे याद रखनी है। अब आपकी मर्जी थी, आप चाहे यहां पे जे लिख देते, आपकी मर्जी है आप आई लिख देते। क्योंकि मैंने आई लिख दिया तो अब जे यहां पे कहीं पे भी नहीं आएगा। ठीक है, बस ये बात आपने एक जरूरी याद रखनी है। आगे फिलिंग नॉर्मल होगी। अगला लेटर हमारे पास आ रहा है के, फिर एल, ठीक है, फिर उसके बाद एम। अब एन अगला नहीं आ सकता क्योंकि एन तो ऑलरेडी फिल हो चुका है और की का भी हिस्सा है। तो अगला लेटर कौन सा आ रहा है, वो ओ, फिर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। तो आप दोबारा से, मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को दोबारा से पॉज करें और स्टेप नंबर 4 को दोबारा देखें, क्योंकि प्ले फेयर साइफर में क्रूशियल स्टेप होता है टेबल ड्रॉ करना। क्योंकि ये जो टेबल है ये इस की से बना। अगर आपने इस टेबल में गलती कर दी तो आपकी इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन दोनों गलत हो सकती हैं। सो ये जो टेबल ड्रॉ किया गया है ये हमने ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ इंक्रिप्शन की। सो मैं एक क्विक रिव्यू आपको दे दूं। स्टेप नंबर 4 क्या था कि आपने पहले 4 बॉक्सेस को फिल किया था अपनी जो है की से एनसीबीए,
फिर आपने उन लेटर्स को यहां से निकाल दिया जो की का हिस्सा थे, जो बाकी रह गए वो यहां पे फिल हो गए। मैंने आपको आई और जे के बारे में बता दिया कि ये जो अगला बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स ये कहीं पे भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि की का साइज कितना था। तो इत्तेफाक से यहां पे आ रहा है, इस की वजह से की चेंज होगी तो ये बॉक्स कहीं और आ जाएगा। तो अब आपकी मर्जी कि आप इस बॉक्स में आई लिखेंगे या जे लिखेंगे। आई लिखेंगे तो फिर इस पूरे 25 बॉक्सेस में कहीं जे नहीं आएगा, जे लिखेंगे तो इस पूरे 25 बॉक्स में आई नहीं आएगा। तो ये असल में आई जे लिखना भी एक सिक्योरिटी का हिस्सा है। आप अगली पार्टी को ये बताएंगे कि जो आप टेबल बना रहे हैं उसमें आप आया आई को इग्नोर करेंगे या जे को इग्नोर करेंगे। तो ये प्लेफेयर साइफर में एक बेसिकली सिक्योरिटी लेयर भी है कि आप की के साथ साथ ये भी डिसाइड करेंगे कि आप आई लिखेंगे या जे लिखेंगे। ये एक सिक्योरिटी लेयर है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक सिक्योरिटी का हिस्सा है। आई लिखेंगे तो इंक्रिप्शन कुछ और हो जाएगी, जे लिखेंगे तो इंक्रिप्शन कुछ और हो जाएगी। ज़ाहिर है जब एक लेटर ही नहीं होगा तो वो इंक्रिप्शन में आएगा ही नहीं, ठीक है। इसी तरह जे होगा तो एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये मेरे पास टेबल कंप्लीट हो गया। ये स्टेप नंबर 4 बड़ा क्रूशियल था जिसमें हमने टेबल कंप्लीट करना है। एक दफा आपने टेबल कंप्लीट कर लिया, सो अगला एल्गोरिदम का जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। सो मैं चाहूंगा कि आप यहां वीडियो को थोड़ा सी देर के लिए पॉज करें और आप देखें कि ये टेबल हमने किस तरह ड्रॉ किया। स्टेप नंबर 4 तक दोबारा से रिवाइज करें। ओके, अगर आपने ये चीज समझ ली कि ये टेबल कैसे ड्रॉ हुआ है, अब हम लोगों का पहला स्टेप यहां पे कंप्लीट हो गया। ये जो आपके पास की है और ये जो टेबल है, ये दोनों ही इंक्रिप्शन प्रोसेस में आपकी मददगार साबित होंगे प्लेफेयर साइफर में। और एक इसमें और चीज जो मददगार साबित होगी कि आपने आई लिखा है या जे लिखा है। तो ये जो 3 चीजें हैं ये अब लीक नहीं होनी चाहिए। ना ये की लीक होनी चाहिए, ना ये टेबल लीक होना चाहिए, ना डेफिनेटली जब की और टेबल ही नहीं है तो फिर आई जे का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर सपोज करें खुदा न खास्ता की आपकी लीक हो गई तो फिर हैकर को ये नहीं पता होना चाहिए कि आपने आई रिप्लेस किया था या जे रिप्लेस किया था। लेकिन डेफिनेटली वो दोनों ट्राई करके देख लेगा। ये बात हम एंड में पढ़ेंगे। तो ये तीनों चीजें अब सिक्योरिटी का हिस्सा है। दैट वॉज जो स्टेप नंबर 4, टेबल ड्रॉ करना यूजिंग की। अच्छा, अगर की रिपीट होती हो, वैसे ये बात यहां बताना जरूरी नहीं। सपोज करें आपने की रख दी HELLO, ये आपकी की है, ठीक है। अच्छा, अब एल यहां पर 2 दफा आ रहा है, अब क्या करें? तो इसमें कुछ भी नहीं होता। आप सिंपली ये करते हैं, क्योंकि हमारे पास की का साइज यहां पे भी 3 4 5 है, लेकिन हम यहां बॉक्सेस 4 ही फिल करेंगे। 4 कैसे फिल करेंगे? HEL, क्योंकि एल लेटर एक दफा आ चुका है, एल लेटर अब दोबारा नहीं आएगा। ये प्लेफेयर साइफर का रूल है कि क्योंकि देखिए एबीसीडी में आपके पास लेटर एल तो एक दफा ही आएगा ना। तो जब इंक्रिप्शन की में कोई लेटर रिपीट हो रहा हो तो रिपीटेड लेटर एक दफा लिखा जाता है। ये रूल है, ठीक है। सो अगर मैं कोई लेटर की में रिपीट कर दूं तो वो की में फिर रिपीट नहीं होता, वो एक दफा लिखा जाता है। यहां पे हमारा ये टेबल और ये स्टेप कंप्लीट हुआ। ये मैंने बात यहां बता दिया है कि अगर आपके पास की में लेटर रिपीट हो रहा हो, जैसे कि हेलो, क्योंकि हेलो में एल 2 दफा आ रहा है, तो जब हम टेबल फिल, ये मैंने टेबल ड्रॉ किया यूजिंग दिस की। ये मैंने टेबल जो आपको राइट साइड पे ड्रॉ किया यूजिंग दिस की, मैंने इसी की को बना के ये टेबल बनाया है। तो HELLO में से क्या क्या लेटर चला गया? ABCD में से H भी चला गया, E भी चला गया, L भी चला गया और O भी चला गया। तो पीछे जो रह गया वो मैंने लिख दी। ABCD E नहीं लिखा गया क्योंकि वो हिस्सा था। FGH नहीं लिखा क्योंकि वो हिस्सा था। I, मैंने I और J की जगह I को चूज किया है। फिर K के बाद L नहीं लिखा गया क्योंकि वो भी की का हिस्सा था। MN के बाद O नहीं आया क्योंकि वो भी हिस्सा था। बाकी PQRST से A Z तक मैंने एज इट इज लिख दी। मेरे ख्याल है आपको ये रिपीटेड की वाली बात समझ आ गई है। लेकिन हम इस एग्जांपल को लेके आगे चलेंगे। अब आपने ये इंक्रिप्शन की और ये टेबल ये नहीं भूलना, हम रेस्ट ऑफ द एग्जांपल में यही लेके चलेंगे। सो अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो अभी सिर्फ हमने इंक्रिप्शन की से टेबल बनाया, अभी हमने प्लेन टेक्स्ट को कंसिडर ही नहीं किया। अभी अब हम इसी की और टेबल को यूज करके अपने मैसेज को इंक्रिप्ट करेंगे। हम अपने मैसेज को इंक्रिप्ट करेंगे यूजिंग दिस सेम की एंड टेबल्स। इसके लिए आपको समझने पड़ेंगे प्लेफेयर साइफर के कुछ रूल्स। सो अब हम समझते हैं कि वो प्लेफेयर साइफर के कौन से रूल्स हैं जिनको अप्लाई करके हम लोग प्लेन टेक्स्ट के ऊपर इंक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। ये वो कुछ रूल्स हैं जो मैं यहां पे सिर्फ आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूं। पहला रूल है कि आप प्लेन टेक्स्ट को जिसको आपने इंक्रिप्ट करना होता है, सबसे पहले आप उसके ब्लॉक्स बनाते हैं, फिर लेटर एक्स लिखते हैं 2 जगह पे। अगर लेटर सिंगल हो या लेटर रिपीटेड हो, मैं बड़ी आई एम वेरी वेल अवेयर कि आपको अभी कुछ भी समझ नहीं आई होगी बात। तो इसलिए जो स्टेप्स है ना, ये मैं लिखे हुए से बेहतर है कि मैं आपको परफॉर्म करके दिखाऊं ताकि आपको बात समझ आए। तो आप सपोज करें ये वो रूल्स हैं कि जब सेम रो में आ रहे हो तो क्या होगा, सेम कॉलम में आ रहे हो तो क्या होगा, सेम रो और कॉलम सेम ना हो तो क्या होगा। ये बात आपको कभी भी ऐसे समझ नहीं आएगी। सो अब हम सिंपल सी इसकी एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो आप सपोज करें कि मैंने यही पुरानी चीज कंसीडर की,
मैंने ये की ली थी और मैंने ये 5x5 के बॉक्सेस को फिल किया था। यहां तक मेरा ख्याल है आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अब आप सपोज करें कि इसी की, असल में तो की से तो हमने बॉक्स ये लेटर्स का एक ग्रिड बनाना होता है। सपोज करें कि अब आपके पास ये ग्रिड मौजूद है, ठीक है। अब आपने एक प्लेन टेक्स्ट अपनी मर्जी का चूज किया। वो प्लेन टेक्स्ट क्या होता है? वो इंफॉर्मेशन जिसको आपने सिक्योर करना है। सपोज करें कि मैंने प्लेन टेक्स्ट चूज किया अटैक एट डॉन। डॉन का मतलब होता है सुबह का टाइम। सपोज करें कि एक मिलिट्री कम्युनिकेशन थी और उन्होंने मिलिट्री कम्युनिकेशन ने कहीं पे मैसेज भेजा कि आपने सुबह के टाइम कहीं पर अटैक करना है। ये अब वो इंफॉर्मेशन इंक्रिप्ट कर रहे हैं यूजिंग प्ले फेयर साइफर और यूजिंग दिस टेबल एंड की। ये की अवेलेबल है, ये टेबल अवेलेबल है, या ये साइफर की है, या इंक्रिप्शन की है, ये टेबल है, और ये इंफॉर्मेशन है जो हमने इस की को यूज करके सिक्योर करनी है, ठीक है। ये प्लेन टेक्स्ट आपने चूज कर लिया, ठीक है। अच्छा, याद करें मैंने बताया था कि अब आपने यहां से आगे सारी बातें ध्यान से सुननी है। प्ले फेयर साइफर एक ब्लॉक साइफर है। मेरे साथ रिपीट करें, प्ले फेयर साइफर इज अ ब्लॉक साइफर। सो प्ले फेयर साइफर इज अ ब्लॉक साइफर, और इस ब्लॉक साइफर में पहला स्टेप ये होता है कि जो भी प्लेन टेक्स्ट आपको गिवन हो, जो भी प्लेन टेक्स्ट आपको गिवन हो, सबसे पहले आप उसको तोड़ देते हैं इन ब्लॉक ऑफ 2। जरा देखिएगा कैसे। अच्छा, यहां तक आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये टेबल और की हमारे पास मौजूद है और ये इंफॉर्मेशन हमने सिक्योर करनी है। अब प्लेन टेक्स्ट के साथ प्ले फेयर साइफर पहला स्टेप क्या करता है? सबसे पहले तो वो इस इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स में तोड़ता है। ए टी पहला ब्लॉक है, इसको हम लोग बोलते हैं पेयर। जरा जो दो एंटिटीज हो वो पेयर कहलाती हैं। दूसरा हमारे पास ब्लॉक क्या है? टी ए। तो ये हमारे पास, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक साइफर, क्योंकि ये आपके पूरी टेक्स्ट को, पूरे प्लेन टेक्स्ट को एक साथ इंक्रिप्ट नहीं करेगा, बल्कि पहले इनके क्या बनाएगा? पहले वो इनके बनाएगा जनाब ब्लॉक्स, ठीक है जी, ओके। उसके बाद सी के, ये हमारे पास हो गया दूसरा पेयर। अच्छा, याद रखिएगा प्ले फेयर साइफर में जो स्पेस मैंने दी हुई है, प्ले फेयर साइफर में स्पेस का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। वो उसको एक सीरीज में ही रीड करता है, ठीक है, ओके। उसके बाद सी के हमारे पास हो गया। अगला पेयर ए टी, ये वैसे पहले भी आ चुका है, ये फिर रिपीट हो रहा है। ये चौथा, हमारे पास चौथा पेयर हो गया। डी ए पांचवा पेयर हो गया, ये ए टी हमारे पास, ये सी के, फिर हमारे पास डी ए, और आखिरी पेयर हमारे पास हो गया डब्ल्यू एन। अब हमारे पास प्ले फेयर साइफर इस ब्लॉक पे अलग इंक्रिप्शन लगाएगा, इस ब्लॉक पे अलग इंक्रिप्शन लगाएगा। टोटल हमारे पास 6 ब्लॉक्स के ऊपर इंक्रिप्शन अप्लाई होगी, ठीक है। ये प्ले फेयर साइफर का एक प्रोसेस है, ठीक है। तो अब ये ब्लॉक्स इंक्रिप्ट कैसे होंगे? यूजिंग दिस टेबल। इस टेबल को इस्तेमाल करते हुए हम लोग हर एक एक ब्लॉक को, ए टी, टी ए, सी के, ए टी, डी ए और डब्ल्यू एन, हम हर एक एक ब्लॉक को उठाएंगे और उसको हम प्ले फेयर साइफर के थ्रू इंक्रिप्ट करते जाएंगे। इसलिए ये ब्लॉक साइफर है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को ब्लॉक्स की फॉर्म में इंक्रिप्ट करता है। यहां पे भी एक आधी बात अभी कंफ्यूज करेगी आपको, जो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन वो मैं अभी नहीं बताता, वो मैं इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा। ये अब हमारे पास प्रोसेस शुरू हो गया इंक्रिप्शन का। यहां तक तो हमने सिर्फ की से टेबल बनाया था। अब हम लोग ये प्रोसेस समझ रहे हैं कि प्लेन टेक्स्ट इंक्रिप्ट होगा कैसे, जिसमें पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है कि जो भी प्लेन टेक्स्ट है उसको आप दो दो लेटर्स के ब्लॉक्स बना लें। क्या करें उसके? मेरे साथ रिपीट करें, दो दो लेटर्स के आप क्या करें? ब्लॉक्स बना लें, ठीक है, फाइन। अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना कि कोई और प्लेन टेक्स्ट हो तो क्या हो, रिपीटेड लेटर हो तो क्या हो, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है, ओके। अब हम इंक्रिप्शन का प्रोसेस शुरू करते हैं। अब हम हर ब्लॉक को ना अलग अलग इंक्रिप्ट करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट भी जान के चूज किया है। पहले हम इसको इंक्रिप्ट करेंगे यूजिंग दिस टेबल जो मैंने आपको बताया, फिर हम लोग इसको इंक्रिप्ट करेंगे, फिर हम लोग इसको इंक्रिप्ट करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो अभी हम इंक्रिप्ट करते हैं सबसे पहले इसको। अच्छा, ये मैंने हेडिंग दी हुई है, लेटर्स आर इन सेम कॉलम। ये बात मैं आपको अभी बताता हूं। प्ले फेयर साइफर में 3 पॉसिबिलिटीज होती है। चलिए मैं आपको यहां बता देता हूं। प्ले फेयर साइफर में 3 पॉसिबिलिटीज होंगी कि ये जो आपने पेयर बनाए, डेफिनेटली क्योंकि प्ले फेयर साइफर तो पेयर में काम करेगा, तो एक वक्त में 2 ही लेटर आएंगे, 2 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। अच्छा, या तो ये 2 लेटर टेबल के अंदर एक कॉलम में एक साथ आ जाएंगे, पॉसिबिलिटी 1, या ये 2 लेटर प्ले फेयर साइफर के टेबल में एक रो में आ जाएंगे, या एक कॉलम में आ जाएंगे, या एक रो में आ जाएंगे, या ना ये कॉलम में होंगे ना ये रो में होंगे। तो प्ले फेयर साइफर में ये 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी होती है कि सेम कॉलम में हो, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि सेम रो में हो, तीसरी पॉसिबिलिटी होती है ना सेम कॉलम में हो ना सेम रो में हो। बस यही 3 चीजें आपने समझनी है, और प्ले फेयर साइफर में होता भी यही है।
सपोज करें पहला हमारे पास जो ब्लॉक हमने बनाया था अटैक एट डॉन में, पहला था अटैक में पहला ब्लॉक क्या था, ए और टी, ये पहला था। अब हमने इसको इंक्रिप्ट करना है। अब जरा आप टेबल पे गौर फरमाएं, इस टेबल के अंदर ये प्लेन टेक्स्ट के अंदर ए कहां पे है, ये रहा ए, ये मैंने हाईलाइट कर दी, ये ए रहा, और टी कहां पे है, ये रहा टी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया टी। चले मैं, क्योंकि शायद वो मैंने इंक्रिप्शन का प्रोसेस परफॉर्म कर दिया, ये हमारे पास ए है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टी है। अब आप जरा गौर करें, ये ए और टी क्या है, ये ए और टी सेम कॉलम में आ गए हैं, ये इसको कॉलम बोलते हैं। अगर आपको मैट्रिक्स का पता है, ये रोज होती हैं, ये कॉलम्स होते हैं। अब क्योंकि ए और टी सेम कॉलम में आ गए हैं, तो अब क्या होगा, ठीक है, तो जब प्ले फेयर साइफर में जब लेटर सेम कॉलम में आ जाए तो क्या होता है, सो ए और टी सेम कॉलम में आ गए, ये ए है और ये टी है। जब आपके पास दो लेटर सेम कॉलम में आ जाए, और होंगी भी दो ही, क्योंकि प्ले फेयर साइफर में ग्रुप ही दो का बनता है, तीन का तो बन ही नहीं सकता, तो तीन लेटर का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो लेटर्स दो ही होंगे। अगर आपके पास लेटर सेम कॉलम में आ जाए, रो वाली बात हम बाद में देखेंगे, तो हम क्या करते हैं, सपोज करें पहले हम देखते हैं ए के साथ क्या होगा। ए के साथ ए से अगला लेटर क्या है, जब हम कॉलम में हो तो हम टॉप टू बॉटम देखते हैं। ए से अगला लेटर क्या है, एच, तो ए रिप्लेस हो जाएगा एच से। ये प्ले फेयर साइफर का रूल है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो, ये बात अभी मैं मजीद क्लियर करूंगा। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास टी, टी का से अगला लेटर क्या है, वाई, तो टी रिप्लेस हो जाएगा वाई से। ये हमारे पास पहला ब्लॉक इंक्रिप्ट हो गया, ये हमारे पास पहला ब्लॉक इंक्रिप्ट हो गया। अच्छा, अब आपको ये मैं कोई और लेटर सिर्फ समझाने के लिए ले लेता हूं। सपोज करें आपके पास है, लेटर सपोज हमारे पास है एफ और आर, एफ और आर, ये प्लेन टेक्स्ट है, ये एफ है और ये आर है, तो एफ किससे रिप्लेस होगा, अगले वाले से, ऊपर वाले से नहीं, ये रूल है, टॉप वाले से नहीं, जो उससे नीचे वाले से है। सो हमारे पास एफ रिप्लेस होगा बॉटम वाले लेटर से, जो कि यहां पे क्या है, एल, तो एफ रिप्लेस हो गया एल से, और आर से अगला लेटर क्या है, डब्ल्यू, तो आर रिप्लेस हो गया डब्ल्यू से। तो ये जो प्लेन टेक्स्ट एफ आर है, ये रिप्लेस हो गया एल डब्ल्यू से। मेरा ख्याल अब आपको मेरी बात बड़ी क्लियरली, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पहला ब्लॉक इंक्रिप्ट हो गया, ए टी रिप्लेस हो गया एच वाई से। क्यों, इसलिए क्योंकि ए और टी एक कॉलम में थे, आपने इस कॉलम से अब कहीं बाहर नहीं निकलना। ए से जो अगला लेटर है उससे नीचे, उससे नीचे, उससे ऊपर नहीं, आपने उसको उससे रिप्लेस कर देना है। टी से जो नीचे वाला लेटर है वाई, आपने उसको रिप्लेस कर देना है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। अब आपको सारी बातें समझ आ जानी चाहिए कि इट इज अ ब्लॉक साइफर, क्योंकि दो दो का ब्लॉक है, और इसे सब्स्टिट्यूशन साइफर क्योंकि ओरिजिनल लेटर किसी और से रिप्लेस हो जाता है। मैं आपको यहां एक और एग्जांपल भी दे देता हूं कि आप सपोज करें कि आपके पास पेयर होता है, यहां पे लेट अस सपोज के पेयर होता है आपके पास ए और एच, ठीक है, ए और एच। अच्छा, अब ये बात आपको कंफ्यूज करेगी, क्यों, ये ए है, ए से नीचे वाला लेटर कौन है, एच, तो इसमें कोई परेशानी नहीं, आप ए को एच से ही रिप्लेस करेंगे। भले कि एच यहां पे आ रहा है, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग ए किससे रिप्लेस होगा, एच से। लेकिन ये प्ले फेयर साइफर की एक वीकनेस भी है, और एच किससे रिप्लेस होगा, अपने अगले वाले लेटर से, जो कि क्या है, जो कि है ओ, ठीक है। तो ये प्लेन टेक्स्ट किस में कन्वर्ट हो गया, साइफर टेक्स्ट में। कोई और पॉसिबिलिटी देख लें यहां पे, ये सारी पॉसिबिलिटीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। सपोज करें आपके पास लेटर है बी और एक्स, बी और एक्स, ये बी है और ये एक्स है, तो बी किससे रिप्लेस होगा, अपने नीचे वाले से, जी, सो बी रिप्लेस हो गया जी से, और एक्स से अब अगला कौन है, एक्स से अगला फिर आप वापस चले जाएंगे, बी है, ठीक है, तो एक्स रिप्लेस होगा बी से। याद रखिएगा, आपने कॉलम से बाहर नहीं निकलना, ठीक है जी। मेरा ख्याल अब आपको ये बातें समझ आ गई हैं। तो मेरे पास ये वाला टेक्स्ट जो है ये इंक्रिप्ट हो गया। ये प्ले फेयर साइफर में रूल होता है जब आपके पास लेटर किस में आ जाए, सेम कॉलम में आ जाए, ठीक है। एक आपकी आसानी के लिए एक वेबसाइट मैंने ढूंढी हुई है, ये वेबसाइट मैं आपसे शेयर करूंगा। इस वेबसाइट के ऊपर हर चीज ऑटोमेटिकली बनेगी। ये वेबसाइट है, आई थिंक इट इज अ प्लैनेट कैलकुलेटर, ये वेबसाइट का नाम है, ये मैं शेयर भी कर दूंगा। इसके ऊपर सारा कैलकुलेटर बना हुआ है। आप यहाँ पे अपनी की चूज करेंगे। सपोज करें हमने की चूज की थी NCBA, ठीक है जी, NCBA जी हमारी की थी, और NCBA का जो टेबल मैंने ड्रॉ किया था वो यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया। अगर आप कोई एग्जांपल खुद से करेंगे तो टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, और आप जो यहाँ लिखेंगे वो इंक्रिप्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा था AT, तो अब आप देख रहे हैं कि AT को उसने किससे रिप्लेस कर दिया है,
एच वाई से, हमारा भी ए टी किससे रिप्लेस हो रहा है, एच वाई से। तो आप इस कैलकुलेटर की मदद से आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास पहली इंक्रिप्शन हो गई कि हमने ए टी को रिप्लेस किया किससे, एच वाई से, ठीक है जी। ओके, ये तो हमारे पास पहला जो है लेटर, ये हमारे पास इंक्रिप्ट हो गया, ठीक है जी। पहला ग्रुप हमारे पास इंक्रिप्ट हो गया, जो कि हमारे पास क्या था, ए टी। अगला हमारे पास क्या है, टी ए। इत्तेफाक से ये भी सेम कॉलम में ही आ रहा है, ठीक है। तो अब आप जरा देखिएगा, ए टी हमने इंक्रिप्ट कर लिया, ये बन गया इसका साइफर टेक्स्ट, पहला साइफर टेक्स्ट हमें रिसीव। अब दूसरा पेयर देखिए, दूसरा पेयर क्या था, टी ए। तो ये टी है और ये ए है। अच्छा, जो पहले आएगा पहले वो इंक्रिप्ट होगा। पहले कौन आया, टी। तो पहले हम टी की बात करेंगे, पहले कौन आया, टी। सो पहले टी, टी से अगला कौन है, वाई। तो टी रिप्लेस हो जाएगा किससे, वाई से। और उससे अगला कौन है, ए रिप्लेस हो जाएगा अपने नीचे वाले से, जो कि क्या है, एच है। सो ये हमारे पास अगली इंक्रिप्शन हो गई कि टी ए रिप्लेस हो गया हमारे पास किससे, टी रिप्लेस हो गया, टी रिप्लेस हुआ वाई से, ए रिप्लेस हो गया एच से। सो हमारे पास अगली रिप्लेसमेंट हो गई वाई एच। ये इत्तेफाक हुआ है कि ए टी रिप्लेस हुआ था पिछले स्टेप में एच वाई से, ये रिप्लेस हो गया वाई एच से, ठीक है। तो ये तो हमारे पास पहले दो ब्लॉक्स हमने इंक्रिप्ट कर लिए, कौन कौन से, टी ए और ए टी, टी ए और ए टी, ठीक है, जो ए टी और टी ए। ओके, अब हम अगले ब्लॉक्स पे आते हैं, सी के। ए टी जब दोबारा इंक्रिप्ट होगा तब वो वही होगा जो टी ए में आया था, और बाकियों को हम देखते हैं। चलें, मैं आपको यहां कंफ्यूज नहीं करता। अब हम लोग देखते हैं अगला ब्लॉक जो कि हमारे पास है सी के, ठीक है। तो हमारे पास जो अगला ब्लॉक आ रहा है वो है हमारे पास सी के, सी और के। अच्छा, सी के में सी ये है इस टेबल के अकॉर्डिंग, और के कहां पे है, ये है। अब यहां पे एक इशू आ रहा है, ना ये सी और के, ये सी और के ना ये सेम कॉलम में है, ना ये सेम रो में है। अब क्या होगा, ठीक है, ना इनका कॉलम सेम है, ना ही इनका, मेरे साथ रिपीट करें, रो सेम है। तो ये हमारे पास दूसरा केस है, जो अब हम इसको जरा ध्यान से देखेंगे कि जब हमारे पास, तो ये हमारे पास पहली इंक्रिप्शन होगी जब सेम कॉलम में थे, ए टी रिप्लेस हुआ वाई से, टी रिप्लेस हुआ है वाई से। लेकिन और ये तो हमने कर ली, अब हमारे पास क्या आ रहा है, सी के। तो अब सी के जो है वो इस टेबल के अकॉर्डिंग ना ये दोनों सेम कॉलम में है, सी और के, ना ये सेम कॉलम में है ना ये सेम रो में है। तो अब क्या होगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सी के साथ क्या होगा। सो हमारा अगला जो है कि जब लेटर ना सेम कॉलम में हो ना हो वो सेम रो में हो। अब हमारे इस वीडियो का पार्ट काफ़ी ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है, मैं इस पार्ट को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। प्लीज़ गो फॉर पार्ट नंबर 3। आप इस लेक्चर के पार्ट नंबर 3 में जाएं और हम इस एल्गोरिदम को पार्ट नंबर 3 में ही कंक्लूड करेंगे। सो प्लीज़ वी विल मीट इन पार्ट नंबर 3। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ योर लेक्चर। और आप याद कीजिएगा कि हमने लास्ट पार्ट के अंदर हम ये देख रहे थे कि हमने इसके पेयर्स बना लिए थे और हम लोगों ने ए टी और टी ए को हम लोगों ने इंक्रिप्ट कर लिया था। ये दोनों सेम कॉलम में थे। सेम कॉलम में बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो भी लेटर के नीचे वाला लेटर होता है आप उसको उससे रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। मैंने ये बात आपको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझाई। अब हम देखते हैं कि सी के साथ क्या होगा, ठीक है जी। अब सी के साथ एक प्रॉब्लम है, जो लेटर सी है और ये जो लेटर के है, ना ये सेम कॉलम में है ना ये सेम रो में है। तो अब हम देखते हैं कि इनके साथ क्या होगा। फाइन, सो हम किसको इंक्रिप्ट करें, हम हमारे पास तीसरा जो पेयर है या जो तीसरा ब्लॉक है वो है सी के। अच्छा, अब आपने इस एनिमेशन पे जरा गौर करना है, ये कैसे इंक्रिप्ट होते हैं। सबसे पहले आप गौर कीजिएगा कि मैं, अच्छा पहले तो मैं अननेसेसरीली जो लेटर्स हैं वो मैं जान के यहां से मिटा रहा हूं, आपने नहीं मिटाने, लेकिन मैं अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए अभी फॉर द टाइम बिंग इनको यहां से अरेज कर रहा हूं। ये जो मैं यहां से ई और एफ मिटा रहा हूं इसलिए कि आपको जरा विजिबिलिटी क्लियर हो जाए, और इसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा, अब जरा देखिएगा कि मैं ना यहां पे दो एरोज ड्रॉ कर रहा हूं। ये मैंने एरोज ड्रॉ किए हैं सी के लिए, जरा दोबारा देखिएगा। ये मैंने दो एरोज बनाए हैं सी के लिए और ये दो मैंने एरोज बनाए हैं के लिए, ठीक है। असल में ये जो दो लेटर्स अब हैं एन और एल, असल में तो ये बात मुझे हाईलाइट करने के बजाय भी मैं बता सकता था कि बड़ी सिंपल सी चीज है कि के और सी और के जो ऑपोजिट लेटर हैं, सी के ऑपोजिट एल है, ये टॉप है तो इसके बॉटम पे एल है, और के क्योंकि ये बॉटम में इसके टॉप पे एन है। आपने इन दो लेटर्स को यूज करना है सी और के को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है। तो ये बात मैंने आपको ऐसे भी बता दी कि सी के जो हमारे पास नीचे बॉटम और लेफ्ट के ऊपर और के, इन अदर वर्ड्स आपने इसी ग्रिड के अंदर, ये मैं ग्रिड बना रहा हूं, इसी ग्रिड के अंदर जो कॉर्नर पे चार लेटर्स आ रहे हैं सी और के तो ओरिजिनल लेटर, इनके अलावा जो ऑपोजिट कॉर्नर पे दो लेटर्स आ रहे हैं आपने इन दो लेटर्स को इस्तेमाल करना है रिप्लेसमेंट के लिए,
ठीक हो गया। पहले तो ये बात मेरे ख्याल आपको समझ आ गई कि सपोज करें, लेट अस सपोज कि हमारे पास लेटर्स होते, हमने इंक्रिप्ट करना होता आई और एस को। सपोज करें, मैं इसको भी थोड़ा टाइमिंग बताता हूं। सपोज करें आप इंक्रिप्ट करना होता आई और एस को, तो अब आप यहां ग्रिड बनाएंगे ऐसे करके यू, ठीक है। तो अब आपके लिए कौन से दो लेटर फोकस पॉइंट पे होंगे, जी और यू, जो ऑपोजिट कॉर्नर में है। एक तो ये दो कॉर्नर्स हैं, एक इनके ऑपोजिट पे ये दो कॉर्नर्स हैं, तो एक लेटर यू से रिप्लेस होगा, एक लेटर जी से रिप्लेस होगा। मेरे ख्याल आपको मेरी ये बात पिक हो गई है, ठीक है। तो अब हम आते हैं कि आपके पास लेटर्स कौन से थे, सी और के। तो इन दोनों के जो ऑपोजिट ग्रिड में थे, एक तो ये है ना, ठीक है, इनके ऑपोजिट में जो थे एन और एल, ये अब हमारे लिए फोकस पॉइंट है। तो अब रिप्लेस कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपने इससे बाहर नहीं निकलना, अब आपने इस ब्लॉक से बाहर आप रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो सी के जो लेफ्ट के ऊपर है वो कौन है, एन, तो सी रिप्लेस होगा एन से। इन अदर वर्ड्स आपने सी वाली रो के अंदर ही रहना है, आपने कॉलम में नहीं जाना, ठीक है। मतलब मैं सी को एल से रिप्लेस नहीं कर सकता क्योंकि ये कॉलम में है, आपने कॉलम को नहीं देखना, आपने देखना है जो उसकी रो में है, ठीक है। तो सी रिप्लेस हो गया किससे, अपनी रो के अंदर उसके साइड पे एक ही लेटर है वो एन है जो उसके लेफ्ट साइड पे है और कॉर्नर पे है, और के किससे रिप्लेस हो जाएगा, तो सी रिप्लेस मैंने कर दिया किससे, एन से। तो मैं इसको दोबारा यहां से आपको दिखा देता हूं कि ये सी था, ये दो कॉर्नर्स, ये के था, ये दो कॉर्नर्स, सी रिप्लेस हो गया एन से, सी रिप्लेस हो गया एन से, डोंट वरी मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा। और के किससे रिप्लेस हो जाएगा, जो इसके राइट साइड पे है एल से, क्योंकि ये अपनी आप रो के अलावा कहीं नहीं जा सकते। तो के किससे रिप्लेस हो गया, एल से। तो सी के रिप्लेस हो गए किससे, एन और एल से। ये मेरे पास, तो जब आपके पास प्ले फेयर साइफर के अंदर जो दो लेटर्स हैं वो ना दो लेटर्स ना सेम कॉलम में आते हो ना वो दोनों सेम रो में आते हो, तो कुछ भी नहीं करना होता। जो ऑपोजिट कॉर्नर वाले लेटर्स होते हैं आपने उनसे उनको रिप्लेस कर देना होता है सेम रो वाले। ये बात हम क्यों ना एक और एग्जांपल से कर लेते हैं। आप सपोज करें कि यही टेबल हमारे पास मौजूद है और अब हम लेटर्स ले लेते हैं। आप सपोज करें मैं यहां पर ले लेता हूं, एक मैं ले लेता हूं आई और एक मैं लेटर ले लेता हूं आर, ठीक है। ये मेरे पास आई है, ये मेरे पास आर है। अब आप जरा ग्रिड बनाएं, ये ग्रिड बन गया ऐसे, एक लाइन ऐसे बन गई और एक लाइन ऐसे बन गई। तो ये दो तो इस कॉर्नर पे आ गए, आई और आर, तो हमने करने हैं इनक्रिप्ट। ये जो यू और एफ दो कॉर्नर्स पे हैं, अब हम इससे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब आई किससे रिप्लेस होगा, क्योंकि आई की रो के अंदर, याद रखिएगा कॉलम में नहीं जाना, रो में, रो के अंदर इसकी लेफ्ट साइड पे कौन है, एफ, और जो पहले आएगा वो वही पहले इंक्रिप्ट होगा। तो आई रिप्लेस हो गया एफ से, और आर की राइट साइड पे कौन है, यू, तो आर रिप्लेस हो जाएगा किससे, यू से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये बात यहां पे खत्म होती है। अच्छा, ये आप चीजें जाके, ये जो मैंने एक आपको वेबसाइट बताई है, जस्ट प्ले अराउंड, आप यहां पे जाके ना आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स करके देखते रहें कि सपोज करें कि मेरे पास अगर आई और आर है, जो मैंने अभी किया भी है, आई और आर, तो की मेरे पास एनसीबीए है, तो वो आपको बता देगा कि आई आर किससे रिप्लेस हो रहा है, एफ और यू से। तो अगर आपने इस चीज को मजीद समझना है, आप अपनी मर्जी के लेटर यहां डालते जाएं और आपको समझ आ जाएगी कि रिप्लेसमेंट कैसे हो रही है। तो यहां पे मेरे पास रिप्लेसमेंट कंप्लीट हुई कि जब लेटर सेम रो और कॉलम में ना हो तो आप इन ऑपोजिट कॉर्नर्स वाले लेटर से उसको क्या कर देते हैं जी, आप रिप्लेस कर देते हैं, एंड दैट वाज ऑल। तो ये तीन रिप्लेसमेंट हो गई, ए टी भी हो गया, टी ए भी हो गया, सी के भी हो गया। अब ए टी दोबारा से इंक्रिप्शन के लिए आ रहा है, तो आप देखिएगा कि वही जो हमने ए टी को किससे रिप्लेस किया था, याद करें, ए टी को रिप्लेस किया था हमने एच वाई से। तो अभी भी ए टी किससे रिप्लेस होगा, अभी भी ए टी जो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, ये वाला ए टी, ये भी एच वाई से रिप्लेस होगा, ठीक है जी। ये किससे रिप्लेस, क्योंकि रूल तो चेंज नहीं हो रहा। तो ये ए टी, ये मेरे पास तीन क्रिप्ट हो गए, ए टी, टी ए, सी के और ए टी, क्योंकि ये दोनों सेम है तो इनके इनक्रिप्टेड जो मैसेज है वो भी सेम बनेंगे, इनका साइफर टेक्स्ट भी सेम बनेगा। अब मेरे पास दो पेयर रह गए हैं, एक मेरे पास डी ए रह गया और एक मेरे पास डब्ल्यू एन रह गया। अब हम लेते हैं बात डी ए की, किसकी बात लेते हैं, डी ए की। ये डी ए आ गया। अब डी ए में एक स्पेशल चीज है, डी और ए एक रो में आ गए हैं, याद रखिएगा। ये जो ये रोज होती हैं, पहले याद है एक कॉलम में आया था, अब ये एक रो में आ गए। जब ये एक रो में आ जाए तो क्या होता है, एक रो में बड़ी सिंपल सी चीज होती है, डी से नेक्स्ट करेक्टर कौन है, राइट साइड के ऊपर, आप लेफ्ट साइड पे नहीं जाना। जब आपके पास लेटर हो सेम रो के अंदर, ठीक है, आपके पास लेटर किसके अंदर हो, सेम रो के अंदर,
फाइन। तो जब आपके पास लेटर हो सेम रो के अंदर, तो डी से नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डी से नेक्स्ट आप रहना तो रो के अंदर ही है, जैसे आप पहले कॉलम के अंदर रहते थे। तो डी से अगला करेक्टर है हमारे पास एन। तो डी से जो नेक्स्ट करेक्टर है उसकी राइट साइड पे, लेफ्ट वाले नहीं, राइट साइड पे, तो डी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एन से। ठीक है जी। तो ये डी रिप्लेस हो गया किससे, हमारे पास एन से। ठीक है। तो डी रिप्लेस हुआ, डी रिप्लेस हुआ किससे, एन से। अब ए से अगला कौन है, इत्तेफाक से ए से अगला डी है, तो डी रिप्लेस हो गया एन से। और ए की राइट साइड पे कौन है, ए की राइट साइड पे हमारे पास डी है। तो डी ए की इंक्रिप्शन हमारे पास क्या बन गई, डी ए की इंक्रिप्शन हमारे पास बन गई एन और डी। ठीक है। तो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको बात मजीद समझ आ जाएगी। सपोज करें कि हम कोई और सेम कॉलम वाले ले लेते हैं। सपोज करें कि जी आपके पास लेटर थे, फॉर एग्जांपल आपके पास लेटर्स थे, लेटर्स से कि यू हैव ओ एंड एल। ठीक है। दिस इज ओ एंड दिस इज एल। ये एक ही रो के अंदर है, किसमें है, एक ही रो में है। ओ से अगला राइट साइड पे कौन है, पी, तो ओ रिप्लेस हो जाएगा किससे, पी से। एल से अगला राइट साइड पे कौन है, एम, तो एल रिप्लेस हो जाएगा एम से। सिंपल इज दैट। ठीक है। तो मेरे ख्याल अब आपको ये बात मेरी यहां पे समझ आ गई होगी। ठीक हो गया जी। तो ये तो हमारे पास अगली पॉसिबिलिटी आ गई। तो आप अगेन आप इस वेबसाइट पे दोबारा जाएं और अपनी मर्जी के, फॉर एग्जांपल आप सपोज करें कि आपके पास लेटर हैं यू और एस, तो हम लिखते हैं यू और एस। ठीक है। यू और एस, स्मॉल कैपिटल कोई चीज मैटर नहीं करती। तो यू से अगला कौन है, यू से अगला क्यू है, तो पहले क्यू आ गया, और एस से अगला कौन है, टी, राइट साइड पे तो टी आ गया। तो ये क्योंकि सेम रो में थे इसलिए ऐसे हो गया। तो जस्ट प्ले अराउंड, आप इसको जो है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन लगा के आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब तक हमारे पास यहां तक जो इंक्रिप्शन थी वो कंप्लीट हो गई। हमने ए टी भी कर लिया, टी के भी कर लिया। अब हमारे पास लास्ट पेयर रह गया है डब्ल्यू एन। तो यहां पे हमारे पास 3 केसेस भी पूरे हो जाते हैं प्ले फेयर में। सेम कॉलम में, जब सेम कॉलम में हो तो नीचे वाले से रिप्लेस करते हैं, जो उससे नीचे होता है। सेम रो हो तो राइट साइड पे जो अगले वाला होता है। अगर सेम रो और सेम कॉलम ना हो तो जो कॉर्नर्स वाले होते हैं उससे रिप्लेस हो जाता है। लास्ट हमारे पास रह गया क्या चीज, डब्ल्यू एन। डब्ल्यू एन, तो डब्ल्यू एन हम देख लेते हैं कैसे होता है। हमारे टेबल में ये डब्ल्यू एन आ गया, ये हमारे पास डब्ल्यू है और ये हमारे पास एन है। फिर वही केस आ गया कि ना सेम रो है ना ही सेम कॉलम है। तो व्हाई नॉट कि आप इस वीडियो को पॉज करें और जरा सोच के बताएं कि डब्ल्यू एन कैसे इंक्रिप्ट होगा। ओके, आप वही काम करेंगे, आप ग्रिड बनाएंगे। ये W है और ये N है, आप ग्रिड बनाएंगे। W N के ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारे पास ग्रिड बन गया। ये W आ गया और ये N आ गया। इनके ऑपोजिट कौन है, C और V। तो इसका मतलब है अब ये रिप्लेस होंगे C और V से। तो W किससे रिप्लेस होगा, क्योंकि आपने रहना तो इसके अंदर ही है। सो W, क्योंकि आपने कॉलम में नहीं आपने रो में, तो W किससे रिप्लेस होगा, V से। W रिप्लेस होगा V से, C से नहीं, N से तो रिप्लेस हो ही नहीं सकता। सो W रिप्लेस हो गया V से, और हमारे पास N किससे रिप्लेस हो गया, N रिप्लेस हो गया C से। तो हमारे पास WN की इंक्रिप्शन क्या बनी, V। तो मैंने आपकी आसानी के लिए पहले ये लेटर्स मिटा दिए, फिर मैंने बताया कि ये W है, ये दो इसके ऑपोजिट कॉर्नर है, ये आपके पास N है, ये इसके दो ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं। तो अब आपके पास W रिप्लेस होगा किससे, अपने लेफ्ट वाले से जो कि V है, और C रिप्लेस होगा अपने लेफ्ट वाले से जो कि N है, क्योंकि आपने रहना रो के अंदर ही है, आपने रो के अंदर ही रहना, आपने कॉलम में रिप्लेसमेंट तो आप कर भी नहीं सकते। मतलब WN से डायगोनल में रिप्लेसमेंट नहीं होगी, लेफ्ट वाले से होगी या उसके राइट वाले से होगी। ये हमारे पास इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है जी। तो अब मेरे पास जो फाइनल इंक्रिप्शन बनती है वो ये बनती है कि मेरे पास सारी इंक्रिप्शन कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक फाइनल पिक्चर दिखा देता हूं। ये मेरे पास इंक्रिप्शन की थी NCBA, मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था अटैक एट डॉन, ये मेरे पास प्लेन टेक्स्ट था, ये मेरे पास साइफर टेक्स्ट बन गया। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है वो प्ले फेयर की जो फाइनल आउटपुट है वो जिसको मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ वो ये वाली है। तो पहला साइफर टेक्स्ट ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 6 पेयर्स थे तो वी विल हैव 6 इनक्रिप्टेड ब्लॉक्स। और जो मेरे पास टेबल है वो मैंने आपको दिखा दिया, ये मेरे पास मेरी की के अकॉर्डिंग ये मेरा टेबल है। सो मैं अब चाहूंगा कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और पॉज करके आप इस एग्जांपल को दोबारा से गो थ्रू करें। जब आप इसको गो थ्रू कर लेंगे तो हम लोग पॉज के बाद मैं एग्जांपल नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैंने सिर्फ आपको एक बात समझानी है और इसके बाद हमारा लेक्चर भी एंड हो जाएगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरा पॉज करें और एग्जाम्पल नंबर 1 को एक दफा फिर से कंप्लीटली रिव्यू करें। ओके जी, अगर आपने पिछली एग्जांपल रिवाइज कर लिया है तो हम एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। मैं थोड़ा सा जरा टेम्पो फास्ट रखूंगा, क्योंकि अगर आपको एग्जांपल नंबर 1 समझ आ गई है तो एग्जांपल नंबर 2 शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू।
एग्जाम्पल नंबर 2 में सपोज करें, अच्छा हम लोग टेबल और की तो वही यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए मैं की भी वही इस्तेमाल करूंगा और टेबल भी मैं वही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो और आपको याद होगा कि हमने किस तरह ये सारा प्रोसेस किया था। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में मैंने की चेंज नहीं की, एनसीबीआई रखी। अगर आप चाहते हैं कि आप की चेंज कर लें तो मैंने आपको उसके लिए एक वेबसाइट बता दिया, वहां जाके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके टेबल बना सकते हैं और आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज करें कि इस बार जो मैं प्लेन टेक्स्ट को मैं इंक्रिप्ट कर रहा हूँ, वो मेरे पास है AAT। अच्छा ये कोई वर्ड तो नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात समझाने के लिए ये टेक्स्ट चूज किया है, AAT एंड T, ठीक है। अच्छा अब आप याद करें, ये टेबल तो चले हमारे पास आ गया, अब हमने इसके ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। ओके, अब प्ले फेयर साइफर में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से मैंने ये एग्जांपल भी आपके सामने रखी है, और मैंने इसलिए भी रखी कि जब आप कोई प्लेन टेक्स्ट लें तो आप कंफ्यूज ना हो। प्ले फेयर साइफर कहता है कि जब आपके पास ए के साथ दो लेटर, अब देखें अगर मैं इसका पेयर बनाऊं, जो रूल्स मैंने बताए उसके अकॉर्डिंग इसका पेयर क्या बनता है, ए और ए का पेयर बनता है और टी का पेयर बनता है। प्ले फेयर साइफर के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो सकता। प्ले फेयर साइफर में कभी भी, ये बात गौर से सुनिएगा, प्ले फेयर साइफर में कभी भी दो सेम लेटर का पेयर नहीं बन सकता, ये सिक्योरिटी को वीक करता है। और ना ही आप देखें, आप ए की रिप्लेसमेंट क्या लेंगे, फिर ए से अगला लेटर कौन सा होगा, बी, उसका भी आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि मतलब ए से अगला लेटर जो भी हमारे पास उस टाइम टेबल में आ रहा होगा, सपोज करें कि अगर मैं ए से अगला लेटर डी लूं तो मेरे आपके हिसाब से ए की इंक्रिप्शन क्या बननी चाहिए, डी और डी। ये चीज इसलिए आपके लिए प्रॉब्लम करती है कि जो अटैकर होगा या थर्ड पार्टी होगी उसको एक हिंट मिल जाएगा कि आपका टेबल किस तरह का है। तो हम कभी भी लेटर को रिपीटेड लेटर्स को साथ नहीं लिखते, ये प्ले फेयर साइफर का एक रूल है, तो आपने अब ये रूल नहीं भूलना, ठीक है। और एक सिक्योरिटी लेयर भी है, तभी मैंने एग्जांपल आपको कराई है। अच्छा अब हम साथ तो लिख नहीं सकते, मतलब आपको मैंने बताया कि ए और टी का पेयर तो बन नहीं सकता। फिर अब हम क्या करें, इसका एक हल होता है। हल ये होता है कि आप, मैं इन लेटर्स को अलग लिख रहा हूं, ए टी। अच्छा पहला लेटर तो आ गया ए, अब ए तो मैं लिख नहीं सकता क्योंकि प्ले फेयर साइफर के रूल के खिलाफ है, दो सेम लेटर साथ नहीं आ सकते, पेयर तो बनाना है। फिर हम इसकी जगह लिखते होते हैं अपनी मर्जी से एक्स, और एक्स ही लिखा जाता है, ठीक है। तो ये अब हमारे पास पहला पेयर बन गया, ये एक स्टैंडर्ड है प्ले फेयर साइफर में, ठीक है। अच्छा अब ये लेटर मेरे पास, तो रिपीटेड लेटर्स का पेयर नहीं बन सकता, दैट्स इट। अगला पेयर अब मेरे पास क्या बनेगा, ए टी, ठीक है। अब फायदा क्या हुआ कि रिपीटेशन खत्म हो गई, ए एक्स की इंक्रिप्शन कुछ और होगी, ए टी की इंक्रिप्शन कुछ और होगी, जबकि ए से जो हैकर है या जो थर्ड पार्टी उसको हिंट मिल रहा था, अब उसको हिंट नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने सेम लेटर्स का पेयर नहीं बनाया। और ये तो अब पेयर में जो भी इंक्रिप्शन होगी तो हमारे टेबल के हिसाब से बनेगी। अच्छा एक पेयर ये बन गया ए एक्स का, क्योंकि रिपीटेड नहीं हो सकते, ए टी का पेयर बन गया। अब ये टी कहां जाएगा, ये तो अकेला है। तो जब आपके पास सिंगल लेटर बच जाए, जब आपके पास रिपीट करें सिंगल लेटर बच जाए, तो हम अपने साथ उसको फिल करने के लिए वहां पे भी एक्स लगाते हैं। ये रूल मैंने पीछे एक जगह पे लिखा हुआ था, जो कि मैं जल्दी से क्विकली आपको मैं दिखा देता हूं कि ये जो जब मैं आपको रूल्स बता रहा था तो वहां पे मैंने आपको बताई थी कि दो जगह आपके पास एक्स आता है। एक तो आपके पास एक्स आता है जब आपके पास कोई लेटर की तादाद पूरी ना हो रही हो पेयर में, ठीक है। और एक आपके पास एक्स आता है जब आपके पास कोई लेटर क्या हो रहा हो, आपके पास कोई लेटर रिपीट हो रहा हो। तो जरा ये रूल्स देखिएगा, इसमें मैंने जो रूल्स बताए थे मैं आपको वो रूल जल्दी से दिखा दूं। एक रूल में आपको मैंने बताया था कि एक तो सिंगल करेक्टर के साथ एक्स आएगा, स्मॉल या कैपिटल डजंट मैटर, क्योंकि प्ले फेयर साइफर में अपर केस लोअर केस मैटर नहीं करता, और रिपीटेड लेटर के साथ भी एक्स आएगा। सपोज करें मैंने आपने इंक्रिप्ट करना है सिर्फ टी को, आपके पास एक ही लेटर है सिर्फ टी, तो टी प्ले फेयर साइफर में तो पेयर इंक्रिप्ट होता, तो आप टी के साथ क्या लिख देंगे, एक्स। या आपके पास लेटर की तादाद पूरी ना होती हो, फॉर एग्जाम्पल आप सपोज करें कि आपके पास वर्ड था टैक्स, ठीक है, तो टी ए का पेयर बन गया, टी ए का पेयर बन गया। अब ये एक्स कहां जाएगा, एक्स के साथ हम अपनी मर्जी से एक और एक्स लगा देंगे, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको समझाना था कि आपके पास दो जगह के ऊपर जो है वो आपके पास पेयर आता होता है, ठीक है जी। ओके सो फाइन, हम लोग वापस जाते हैं उसी स्लाइड पे जहां पे हम लोग थे। ओके सो ये हम हमारे पास पेयर्स बन गए हैं, और जो मैंने आपको बता दिया
ए के साथ एक्स, क्योंकि 2 बार ए आ रहा था, 2 बार ए साथ नहीं लिखा जा सकता, फिर हमारे पास ए टी आ गया क्योंकि वो तो पेयर वैलिड था, और देन टी क्योंकि अकेला रहेगा तो उसके साथ एक्स आ गया। अब आप ये प्रोसेस जानते हैं, सबसे पहले हम इंक्रिप्ट कर लेते हैं ए एक्स को। अब आपने 3 पॉसिबिलिटीज देखनी है कि या वो सेम रो में होंगे, या सेम कॉलम में होंगे, या सेम रो से कॉलम में नहीं होंगे। तो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है। तो अब कौन सा रूल वैलिड हो रहा है? जो रूल्स, कुछ रूल्स भी थे, मैं अभी वो रूल्स भी आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अब ये सेम रो और सेम कॉलम में नहीं है। तो अब आप यहाँ पे बनाएंगे एक ग्रिड, ये ग्रिड बन गया। इस ग्रिड के अंदर मैं आपके आसानी के लिए इनको छुपा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। तो दूसरे कॉर्नर पे कौन है? बी और वाई। तो बड़ी सिंपल सा रूल आपने याद रखना है, पहले कौन आ रहा है? ए, तो ए के लेफ्ट पे कौन है? बी, तो ये रिप्लेस हो जाएगा बी से, और एक्स जो है हमारे उसके पर राइट पे कौन है? वो रिप्लेस हो जाएगा वाई से। तो हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट क्या बन गई? ए एक्स की जो रिप्लेसमेंट है वो हमारे पास बन गई बी वाई। ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास अगला पेयर आता है ए टी सेम कॉलम के अंदर है। तो आप नेक्स्ट वाला लिखते हैं, ए से नेक्स्ट वाला कौन है? एच, ये नीचे वाला, और टी से अगला कौन है? वाई। तो हमारे पास बन गया ये एच वाई। ठीक है जी, ये मेरे पास बन गया एच वाई। ये मैं खुद स्पीड से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास टी एक्स है, ये टी है, ये एक्स है। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि आप इस ग्रिड के अंदर सिर्फ यही 2 पीछे रह जाते हैं, एस और वाई। तो हमारे पास सिर्फ जो ब्लॉक बनता है वो सिर्फ यही ब्लॉक बनता है। ठीक है, तो टी रिप्लेस हो जाएगा एस से, और एक्स रिप्लेस हो जाएगा वाई से। ये मेरे पास फाइनल इंक्रिप्शन है। ठीक है जी, यहां पे हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने इसके और कॉम्बिनेशंस देख रहे हैं तो प्लीज, आपको मैंने वेबसाइट बता दी है, आप अपनी मर्जी की रखें। सपोज करें मेरे पास की है पास, तो पास की के हिसाब से मेरे पास जो टेबल बनता है वो बनता है PAS। आप देख रहे हैं कि क्योंकि एस 2 दफा, जब की में 2 दफा लेटर रिपीट हो रहा हो तो वो 1 दफा लिखा जाता है, बाकी टेबल कंप्लीट हो गया। अब आप अपनी मर्जी से इंक्रिप्ट करके डिक्रिप्शन के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई करके जस्ट प्ले अराउंड, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं यहाँ पे इस लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ। मैं पहले आपको एडवांटेजेस ऑफ प्ले फेयर साइफर बता दूं। प्ले फेयर साइफर का पहला एडवांटेज ये है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे काम करता है। आपने ट्रांसपोजिशन नहीं की, आपने लेटर को रिप्लेस कर दिया, इसलिए प्ले फेयर साइफर सिक्योर है। नंबर 2, जिसमें सबसे अच्छी चीज है, आपने देखा कि हम कभी भी रिपीटेड कैरेक्टर्स को नहीं लिखते। अगर ए एक साथ आ रहा है तो इंक्रिप्शन इनकी नहीं हो सकती। हम सपोज करें आपके पास सिर्फ यही 2 लेटर है ए। अब क्या करेंगे? इसका पेयर बनेगा ए एक्स, इसका भी पेयर बनेगा ए एक्स। यही प्ले फेयर साइफर की सबसे अच्छी बात है। ठीक है, इसकी वजह से हैकर को कोई हिंट नहीं मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज प्ले फेयर साइफर का ये है कि सबसे पहले तो प्ले फेयर साइफर में सिर्फ 26 कैरेक्टर्स हैं, और हमें यह भी पता है कि सिर्फ ए से लेके जेड तक हैं। तो आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगा के कभी ना कभी तो मैसेज डिक्रिप्ट कर लेंगे। इसको बोलते हैं जी ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक। तो आजकल के ज़माने में ब्रूट फोर्स अटैक इसलिए आसान हो गया क्योंकि मशीन्स बहुत ज़्यादा हैवी हो गई हैं। तो अब ये चीज़ हम कवर कर सकते हैं की लेंथ से। की का साइज जितना ज़्यादा बड़ा करते जाएंगे, ब्रूट फोर्स अटैक लगाना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखें, जब मैं इस बात को आपको ऐसे समझाता हूँ, जब मेरे पास फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सिर्फ की है एक लेटर की, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखा डी, तो शुरू में डी आ जाएगा, बाकी सारा एज इट इज अरेंज हो जाएगा। इसका मतलब अब हैकर को हिंट मिलना आसान है। ये चीज हम देखेंगे कि ये साइफर टेक्स्ट ओनली अटैक है या प्लेन टेक्स्ट ओनली अटैक है, जब हम अगली बार पढ़ेंगे तभी तो मैंने ये आपको एल्गोरिथम पढ़ाया। लेकिन जब की लेंथ बढ़ती जाएगी, सपोज करें मैंने की बना ली XYZSDFGH, जब की रिपीट ना होती हो, नंबर 1, और की का साइज बड़ा हो, तब ये टेबल बहुत ज्यादा रैंडम हो जाता है। तो जब की का साइज बड़ा हो, नंबर 1, और की रिपीट भी ना होती हो, मतलब एक्स या कोई भी लेटर 2 दफा ना आता हो, तब ये टेबल बहुत ज्यादा रैंडम हो जाता है। तो जितनी ज्यादा की बड़ी रखेंगे और जितना ज्यादा की का साइज बढ़ाएंगे, टेबल में ऑर्डर खत्म हो जाएगा। अब इस टेबल में आप देख रहे हैं ऑर्डर बहुत कम है, सिर्फ यहां पे ऑर्डर आ रहा है ABC। और तो जितनी ज्यादा मैं की लेंथ बढ़ाता जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल I और फॉर एग्जाम्पल J, तो आप देख रहे हैं कि ऑर्डर उतना ज्यादा जो है वो डिस्टर्ब हो गया। ऑर्डर उतना ज्यादा क्या हो गया? डिस्टर्ब। तो की साइज और की जो लेंथ है, की का जो साइज है नंबर 1 और उसकी जो लेंथ है, वो दोनों आपके टेबल को रैंडम करेंगी। ठीक है, और आखिर में इसका सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है प्ले फेयर साइफर का, आई एम सॉरी, ये मैं हमारे पास इसके जो हैं वो डिसएडवांटेजेस हैं।
प्ले फेयर साइफर का जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके पास स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है, सिर्फ ए से लेकर जेड तक अलाउड है। अगर आप याद करें तो टेबल जो हमने बनाया है इसमें कोई मैं एट द रेट या ये, तो अब मेरे पास क्योंकि सिर्फ लिमिटेड ऑप्शंस हैं इसलिए ब्रूट फोर्स अटैक का बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो हमारे पास मौसर साबित हो सकता है, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं है। ये भी एक इसका एक बहुत बड़ा हमारे पास क्या है डिसएडवांटेज है जी। यहाँ पे हमारे पास लेक्चर एंड होता है। जस्ट गो अराउंड एंड प्ले अराउंड विद द प्ले फेयर साइफर। लेकिन सिर्फ आपने प्ले फेयर साइफर को समझना नहीं है, आपने इसके साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ब्लॉक साइफर, क्योंकि अब हम आगे स्ट्रीम साइफर भी पढ़ेंगे। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, सिमेट्रिक की अच्छा मुझे आप बता सकते हैं कि अब आप इसकी डिक्रिप्शन कैसे करेंगे? चले इंक्रिप्शन तो मैंने आपको बता दी, इसकी डिक्रिप्शन कैसे होगी? बड़ी आसान सी चीज़ है, आप इसी का रिवर्स करेंगे। तो अब आप क्या करेंगे, मैं जरा आप सपोज करें आपके पास की है NCBA, ठीक है, तो आप ये की सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन है, ये हमारे पास सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर है, तो ये सेंडर और रिसीवर के पास एक ही की होगी, कौन सी? NCBA। तो आप सपोज करें कि ये आपको टेक्स्ट रिसीव हुआ और आपके पास की थी NCBA। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप NCBA को यूज करके पहले क्या बनाएंगे? टेबल। क्या बनाएंगे? टेबल। और फिर आप टेबल में जाके देखेंगे, सपोज करें ये आपके पास की आ गई NCB और A, और सपोज करें आपके पास साइफर टेक्स्ट था SY, ठीक है, साइफर टेक्स्ट था आपके पास SY। अब आप रिवर्स प्रोसेस कैसे करेंगे मैं ये बता रहा हूं। मैं यहां पे ये C को हटा रहा हूं। तो आपके पास की थी, क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, वही की इंक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होगी, वही डिक्रिप्शन के लिए। आपके पास लेटर थे S और दूसरा लेटर था आपके पास Y। तो अब आपको पता चलेगा कि क्योंकि ये इस तरह डायगोनल में है तो डेफिनेटली इसके साथ वाले लेटर्स भी सेम कॉलम और सेम रो में नहीं होंगे। तो S रिप्लेस हो जाएगा T से, Y रिप्लेस हो जाएगा X से। तो S रिप्लेस हो जाएगा T से, Y रिप्लेस हो जाएगा X से। ये मैंने अब आपको रिवर्स प्रोसेस बताया और आप देख रहे हैं वो वापस आ गया। ये डिक्रिप्शन प्रोसेस है, लेकिन की सेम है, तो क्योंकि ये सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। दैट वॉज इट। आपको जो मैंने वेबसाइट बताई है वहां पे आप दोनों काम कर सकते हैं, आप इंक्रिप्शन भी कर सकते हैं और आप डिक्रिप्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्रोसेस आपको करके देगा। दैट वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। आई अंडरस्टैंड कि आज के लेक्चर की लेंथ जो थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन इस एल्गोरिदम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। आप काइंडली इस पूरे मटेरियल को रिवाइज करें, क्योंकि अब इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक असाइनमेंट भी असाइन हो जाएगी और मिड टर्म एग्जाम का भी अभी तो कोई प्रोसेस डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन जो भी प्रोसेस आएगा तो अब आपका सिलेबस हम लोग मिड टर्म का तकरीबन कंप्लीट कर जाएंगे अगले 2 लेक्चर्स के अंदर। सो अपने आप को प्रिपेयर करें और प्रीवियस लेक्चर को आप जो है रिवाइज करें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन लेक्चर नंबर 5। स्टे होम, स्टे सेफ।